और अमर्त्य के जाने के बाद अच्युतन से बोला, अब क्या दीवार के अंदर घुसने का इरादा है? जिसे सुनते ही अच्युतन ने चौंकते हुए कहा, मुझे बोल रहे हैं क्या? अर्थ ने कहा, हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ, सीधे बाहर आओ वरना तुम्हारे भाई को बुलाऊंगा। ये सुनते ही अच्युतन सीधे बाहर आते हुए बोला, नहीं ऐसा मत करना, उस जल्लाद को बिल्कुल भी नहीं बताना, वरना मैं दी के पास आपकी शिकायत कर दूंगा, फिर आप दोनों के बीच लड़ाई होगी। मेरी दी अगर नाराज हो गई ना तो छोड़कर चली जाएगी आपको, फिर बचताते रहना। अर्थ उसे घूर कर देखने लगा। एक तो इसी बात का उसे टेंशन था और अच्युतन उसकी टेंशन और बढ़ा रहा था। अर्थ बोला, तुम्हें तो मैं। उनकी बात बीच में काटते हुए अच्युतन बोला, दी से शिकायत करूंगा, सोच लीजिए। और आप जानबूझकर भाई को सिंह मेंशन में शिफ्ट होने के लिए कह रहे थे ना, ताकि उन्हें दी और मेरे बारे में पता चल जाए कि हम दोनों भाई बहन एक ही जगह पर हैं। और मुझे पता है कि दी की शादी हो गई है और उनकी शादी जिससे हुई है वो इंसान आप हो। वैसे भी पहले ही आपने मेरी मॉम और मेरे भाई को इम्प्रेस कर रखा है। अगर दी को पता चला ना कि आप उनके पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं तो आपका सिर फोड़ देंगी। अर्थ गुस्से में बोला, उससे पहले मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं अपना घर बचाने में लगा हुआ हूँ और तुम दोनों भाई बहन मेरे अरमानों पर पानी फेर रहे हो। तुम्हारी बहन इतनी अनरोमांटिक है, उसे तो ढंग से किस करना भी नहीं आता, जब देखो तब धमकी देती रहती है, कभी खुद से प्यार ही नहीं करती। ये सुनकर अच्युतन हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा? मतलब दी और आप? अच्युतन अपनी आंखें बड़ी करके अर्थ को देखने लगा। तभी अर्थ ने उसे बोला, अब तुम ऐसे क्या देख रहे हो? अच्युतन बेचारा सा शक्ल बनाकर बोला, भाई। अर्थ बोला, भाई? अर्थ और कुछ पूछ पाता इससे पहले उसके पीछे खड़े अमर्त्य पर अच्युतन की नजर पड़ी। वो उन्हें देख हक्का बक्का रह गया। अच्युतन खुद से बोला, ये तो चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? अब तो फंस गया मैं। अमर्त्य की नजर पहले ही अच्युतन पर पड़ गई थी। वो उसे घूर कर देख रहा था। तभी अच्युतन फेक स्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो भाई, हाय, हाउ आर यू? अमर्त्य उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना तो पता था कि तुम मुंबई में हो, पर यह पता नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगे। अच्युतन इधर उधर देखते हुए बोला, मैं वो हाँ मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इसे बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। अमर्त्य बोला, ये बिल्डिंग सिंह कॉर्पोरेशन है, कोई घूमने का हिस्टोरिकल प्लेस नहीं जहाँ तुम घूमने आ गए। या तो तुम पहले से यहाँ पर थे या फिर तुम पहले से ही अर्थ को जानते हो। फिर वो अर्थ की तरफ चेहरा करते हुए बोला, सच सच बताना अर्थ, तुम इसे जानते हो? ये मेरा छोटा भाई है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्युतन अर्थ को इशारा करते हुए नहीं बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, पर जब अर्थ के पास गोल्डन चांस था वो ये मौका कैसे छोड़ देता। वो बोला, मैं पहले से जानता हूँ। ये सुनते ही अच्युतन वहीं पर थम से बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया और खुद से बोला, धोखेबाज जीजा जी, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्थ बोला, एक्चुअली ये मुझे शॉपिंग मॉल में मिला था और तुम्हारे फीचर्स इसके साथ मैच करते थे, तो मैंने जनरली पूछ लिया कि क्या वो तुम्हारा भाई है। फिर इसने बता दिया कि ये अच्युतन प्रजापति है और वैसे भी हम अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं। इस नाते मैंने अच्युतन को अपने घर में रहने का ऑफर दे दिया। तब से हमारे घर में ही है। मुझे नहीं पता था कि ये बिना बताए आया होगा। अमर्त्य बुरी तरीके से अच्युतन को घूरने लगा। वही अच्युतन अर्थ के मुंह से ऐसी झूठी बातें सुनकर उसे घूर कर देख रहा था। अमर्त्य बोला, उसे घूरना बंद करो, समझे? अच्युतन बोला, मेरी आंखें, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ घूर सकता हूँ। और वैसे भी आप तो चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? अमर्त्य बोला, क्योंकि मुझे अर्थ ने मैसेज करके बुलाया, मैं कुछ भूल गया था। ये सुनकर कि अर्थ ने जानबूझकर अमर्त्य को वापस बुलाया, अच्युतन बुरी तरीके से अर्थ को घूर कर देखने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ ने ये सब कब किया। अमर्त्य बोला, अब मैं मॉम को कॉल करके बताऊंगा कि तुम कहाँ हो। ये सुनते ही अच्युतन खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर दी भी है। ये सुनकर अमर्त्य जो कृपा जी को कॉल करने ही वाला था उसके हाथ रुक गए। वो उसे घूरते हुए बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है अभी यहाँ पर नहीं है। तुम हमेशा से बचने के लिए उसी का नाम बीच में लाते हो, मैं तुम पर यकीन नहीं करने वाला। उसकी बात सुनकर अच्युतन बोला, मैं झूठे ही बोल रहा हूँ, दी यहीं पर है। अमर्त्य ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कृपा जी को कॉल किया, लेकिन अच्युतन जल्दी से खड़ा हुआ और अमर्त्य के हाथ से फोन छीन लिया और बिना सोचे समझे फर्श पर पटक दिया। फोन के 2 टुकड़े हो गए। अमर्त्य ने उसे घूर कर देखा और अपना दूसरा फोन बाहर निकाला। अच्युतन उसके हाथ में दूसरा फोन देखकर हैरान रह गया। वो फोन छीनने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अमर्त्य ने उसे एक पंच मारा। अच्युतन लड़खड़ाकर अर्थ से टकरा गया और दर्द से करहाने लगा। अर्थ उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, बड़े भाई के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर अच्युतन ने उसे घूर कर देखा। सिंह मेंशन में अभी दिल्ली जाने के लिए रेडी थी। वो सारी जरूरत की चीजें एक छोटे से बैग में पैक कर रही थी। मिस्टीरियस अपार्टमेंट। एली अपने लैपटॉप स्क्रीन पर मयंक गुप्ता के पुराने घर को देख रही थी। वो टेबल पर उंगलियों से आवाज कर रही थी। वो बोली, हो ना हो वो ब्रीफ केस इसी घर में है, कहीं तो छुपा कर रखा होगा। हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारा सच दुनिया के सामने आ जाए। वो लड़की बहुत शार्प माइंडेड है, उससे पहले हमें ब्रीफ केस उठाना होगा। तुम अर्थ को गायब करने की तैयारी करो, मैं दिल्ली जा रही हूँ। उस इंसान ने कहा, ठीक है तुम उसकी चिंता मत करो, उसे गायब करना बहुत आसान है। पूरी तैयारी के साथ तो आए हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे। वैसे भी मयंक गुप्ता का बेटा मानव गुप्ता हमारे किसी काम का नहीं है।
उसे जिस काम के लिए भेजा था वो तो कर नहीं रहा है, उल्टे उस लड़की के पीछे पड़ गया है। एली बोली, अर्थ को ले जाने से पहले हमें अपने सारे प्यादों को ठिकाने लगाकर जाना होगा, वो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उस इंसान ने कहा, हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, और खासकर उस लड़की को, यानी कि अर्थ की बीवी को। मुझे उसे अपने हाथों से ठिकाने लगाना है, गलत लोगों से पंगा ले लिया है उसने। एली बोली, फिर शुरुआत कर दो, मिनिस्टर सक्सेना को खत्म कर दो। उस इंसान ने कहा, उसे तो कब का ठिकाने लगा चुकी हूँ, अब पुलिस ने उसकी मौत को रिवील नहीं किया, मेरी क्या गलती। एली उसे चौंक कर देखने लगी। उसने कहा, वो मुझे लगा जिंदा रखकर क्या करेंगे, प्रॉब्लम हमें ही होती। सो एली बोली, इट्स ओके, नेक्स्ट किसे टपका रही हो? उस पागल राइमा को। एली मुस्कुरा उठी। एली को मुस्कुराती देख वो भी मुस्कुराई और बोली, फिर चलो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एली उसे देखकर बोली, अच्छे से ठिकाने लगाना। वो लड़की राइमा हमारा साथ देने के लिए सिर्फ इस बात पर राजी हुई थी कि उसे अर्थ मिलेगा। उसने हमें हमारी सारे काम की इंफॉर्मेशन दी। राइमा के बाद उम्मीद करती हूँ कि तुम मानव गुप्ता की मॉम को भी ऊपर पहुंचा दोगी। तुम चिंता क्यों करती हो? इन सब की चिंता करने के लिए मैं हूं ना। तुम बस दिल्ली जाने की तैयारी करो। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम वो ब्रीफ केस लेकर ही आओगी। बाकी तुम चिंता मत करो, अर्थ कल सुबह तक लैब में पहुंच जाएगा और याददाश्त मिटाने कभी काम शुरू हो जाएगा। एली उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आई ट्रस्ट यू, तुम ये जरूर कर लोगी। फिर वो अपना बैग पकड़कर वहां से निकल गई और एयरपोर्ट के लिए अपनी गाड़ी घुमाई और वो मास्क वाली लड़की भी अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल गई। राइमा एक सुनसान सड़क पर अपनी कार खड़ी करके किसी का वेट कर रही थी। वो बार बार अपनी वॉच को देख रही थी। वो खुद से बोली, क्या मैंने उन लोगों का साथ देकर अच्छा किया? मैंने ये सब सिर्फ अर्थ को पाने के लिए किया, लेकिन वो अब तक मुझे नहीं मिला। लेकिन उस फेक काव्या को जरूर मिल गया। लगता है इन लोगों का साथ देकर मैंने अपना ही नुकसान कर लिया है। मैंने अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे दी और मुझे क्या मिला? घंटा। कुछ ही देर में एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उसकी कार के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा ओपन हुआ और दक्षा राय बाहर आई। उसे देखकर राइमा बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया? दक्षा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है तुमने अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों को दे दी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अर्थ मिल जाएगा? उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? ये सुनकर राइमा गुस्से होते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे बेवकूफ कहा? खुद तो अपने बेटे की जान लेने के लिए पीछे पड़ी हो और मुझे बेवकूफ बोल रही हो। अचानक से तुम्हें अर्थ की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? दक्षा राय ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल तुम कुछ ही देर में मरने वाली हो। ये सुनकर राइमा शॉक होकर दक्षा राय को देखने लगी और बोली, क्या बकवास है ये? दक्षा सीरियस होते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम लोग जिसका साथ दे रहे हो जानते भी हो वो लोग कौन है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और तुम्हें कोई अर्थ नहीं मिलने वाला। वो लोग अर्थ को लेकर चले जाएंगे। उन्हें अर्थ अपने फायदे के लिए चाहिए, किसी को देने के लिए नहीं। अब तक अर्थ में बहुत सारे सिस्टम आने शुरू हो गए होंगे और मेक श्योर अर्थ ने अभी तक एंटीडोट नहीं बनाया होगा। अगर वो उन लोगों के हाथ लग गया तो जानती भी हो क्या होगा। वो लोग अर्थ को सीधे अपने लैब ले जाएंगे और पता नहीं उस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका ना जाने किस काम में इस्तेमाल करेंगे। और तुमने उसका डीएनए उन्हें दे दिया। तुम्हें पता भी है हॉस्पिटल में उसके डीएनए रिपोर्ट को बदलने के लिए उस डॉक्टर को मारना पड़ा था। और तुम बेवकूफ लड़की, तुमने सब खराब कर दिया। तुम और तुम्हारी माँ दोनों के दोनों लालची और गिरी हुई हो। ये सुनकर राइमा दक्षा को आंखें बड़ी करके देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था। जहाँ तक उसे पता था दक्षा वही औरत थी जिसने अपने दोनों बेटों को छोड़कर चली गई थी और मिस्टर रॉय से शादी करनी थी। और उनसे एक बेटा था कयामत, जो बहुत सनकी था। उसने अपने सनकीपन में अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल अर्थ के चेहरे की तरह बनवाया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिर उसने खुद ही अपने दोनों बेटों को जान से मारने की कोशिश की थी। अचानक से कहां से उसकी ममता जाग गई। राइमा बोली, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं? दक्षा चिढ़ते हुए बोली, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर उसी का इंतजार कर रही हो, है ना? राइमा ये सुनकर चौंक गई और बोली, तुम्हें कैसे पता? दक्षा मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांधकर बोली, मुझे पता है, मतलब बस पता है, लेकिन ये तुम्हारी उसके साथ आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि इसके बाद तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी। वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को दूसरों का काम बिगाड़ना ही आता है। फिर वो अपनी कार के पास गई और ड्राइविंग सीट का डोर ओपन किया और अंदर बैठ गई और कार का शीशा ऊपर किया। उसकी नजर रिव्यू मिरर पर पड़ी। बैक सीट पर बैठे इंसान की नजरें उसे ही घूर रही थी। दक्षा कार स्टार्ट करते हुए बोली, मुझे इतना घूरने की जरूरत नहीं है। आज जो भी हालत है ना, सब तुम्हारे दोनों भाइयों की वजह से है। यहाँ पर मैं विलन बनी हुई हूँ। कुणाल सिंह अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए बोले, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? जैसे सब कुछ तो तुमने खुद अकेले ही झेला है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कयामत पर अपनी नजरें गड़ा कर रखना, लेकिन नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया और खुद जाकर उन लोगों से मिल गया। दक्षा झल्लाते हुए बोली, ओह प्लीज मुझे दोष देना बंद करो। ना मुझे ये बात पता थी ना ही रॉय को कि वो ऐसा कुछ करेगा। हमने उसे कभी पता चलने नहीं दिया था, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। कुणाल सिंह बोले, और वो अब तुम दोनों को खत्म करने के ताक में होगा।
जैसे उसे मौका मिलेगा वो राय और तुम्हें खत्म कर देगा। क्या सोचा था? क्या हो गया? दक्षा बोली। ठीक है, गलती हो गई, और वैसे भी उस एक्सपेरिमेंट ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया है। अर्थ की तरह नहीं है, उसने मुसीबत खड़ी कर दी है। तुमने भी तो उसे गोली मारा था ना? कुणाल सिंह चिढ़ते हुए बोले। जिंदा है, मरा नहीं है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने बस उसे वार्निंग दी थी कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन नहीं, अब वो और मुसीबत खड़ी कर रहा है। दक्षा बोली। अब उसे कैसे कंट्रोल करें? हाँ बताओ, उसे हमारे बारे में पता चल गया है, पता नहीं अब वो क्या करेगा। कुणाल सिंह कुछ सोचते हुए बोले। रॉय कहाँ है? दक्षा बोली। घर पर है, कयामत ठीक नहीं है ना इसीलिए। कुणाल सिंह उसे घूरते हुए बोले। बेवकूफ औरत, तुमने रॉय को मौत के मुंह में छोड़ दिया है। ये सुनकर दक्षा ने अचानक से ब्रेक लगाया और उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी। वो अपना फोन निकालने लगी। कुणाल सिंह बोले, कार रॉय मेंशन की तरफ घुमाओ, जल्दी, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। दक्षा ने दोबारा कार स्टार्ट किया और तेजी से गाड़ी रॉय मेंशन की तरफ घुमाया। कुणाल सिंह रॉय साहब को कॉल कर रहे थे। रॉय मेंशन। कयामत मिस्टर रॉय का फोन पकड़कर देख रहा था और मुस्कुराते हुए अपनी व्हील चेयर को मिस्टर रॉय के स्टडी की तरफ ले गया। उसने डोर नॉक किया और बोला, डैड आर यू फ्री? अंदर से मिस्टर रॉय की आवाज आई, आ जाओ। उनकी आवाज सुनकर कयामत के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई और वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। दिल्ली, मयंक गुप्ता का घर। अभी ने अपनी वॉच को देखा, अभी दिन के 3 बज रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली। फाइनली वो पहुंच गई। मयंक गुप्ता का घर एक छोटा सा बंगला था। वो अपनी नजरें चौकन्नी करके लंबे लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ गई। वो दरवाजे के पास पहुंच गई तो देखा कि डोर का लॉक टूटा हुआ था। दरवाजा हल्का सा ओपन था। उसने जल्दी से अपने कमरे के पीछे से गन निकाला और गन को लोड किया और दरवाजा खोलकर अंदर गई। पूरे घर में अंधेरा था और घर में धूल मिट्टी जम गई थी। वो धीमे कदमों से अंदर गई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी ने जैसे तैसे स्विच खोजा और चालू किया, पर लाइट चालू नहीं हुआ। उसने सिर झटका और अपने बैग से चश्मा निकाला और पहन लिया और एक बटन को दबा दिया। उसे अंधेरे में सब साफ साफ दिखाई देने लगा। वो अपनी इधर उधर नजर घुमाने लगी। उसे सिया जी की बात याद आई और उसने लिविंग रूम के कोने में बने कमरे की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिए। हालांकि उसे लग रहा था कि घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है, लेकिन उसे कैसे भी करके वो ब्रीफ केस खोज कर ले जाना था। वो जल्दी से गई और उस कमरे को पुश किया, पर वो डोर जाम हो गया था। उसने और जोर से पुश किया, फिर भी ओपन नहीं हुआ। उसने जोर से डोर पर किक मार, डोर हल्का सा ओपन हुआ। उसने दोबारा एक किक मारा और दरवाजा पूरा ओपन किया। वो अंदर गई और वहाँ की हर चीज को अपने हाई क्वालिटी के ग्लासेस से स्कैन करने लगी। उसे बंद जगह की सारी चीजें दिखाई दे रही थी। वो बोली, एलेक्स जो उससे ईयरबड से कनेक्टेड था, वो बोला, चीफ आर यू ओके? अभी बोली, हाँ आई एम फाइन। एलेक्स बोला, चीफ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वहाँ किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स हैं, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। अभी बोली, तुम अर्थ पर ध्यान दो, मुझे पता है यहाँ कोई और भी है, पर क्या कर सकती हूँ? पता नहीं वो ब्रीफ केस है कहाँ छिपा कर रखा है। तभी अचानक वो किसी चीज के टक्कर लगने से फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ी। एलेक्स उसके गिरने की आवाज सुनकर बोला, चीफ हेलो चीफ, आप ठीक हो ना? अभी उठते हुए बोली, आई एम फाइन। वो अपना चश्मा ठीक करने लगी, तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी चश्मा लगाने की वजह से उस जगह को वो स्कैन कर रहा था। वहाँ एक 4 स्क्वायर रेड लाइटिंग शो हो रहा था। अभी ने उस जगह पर अपने हाथ से नॉक किया। आवाज आ रही थी जैसे नीचे कोई खाली जगह हो। उसने अपना हेयर पिन निकाला जहाँ से रेड लाइन शो हो रहा था, वहाँ रखा और पिन अंदर घुस गया। उसने जल्दी से उसे हटाया। वहाँ एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। वो बोली, एलेक्स मिल गया। एलेक्स बोला, चीफ आई थिंक आपके पीछे। उसका इतना कहना ही था कि अभी उस जगह से हट गई और उस जगह पर तेजी से नाइफ गुजरा। अभी ने मारने वाले को बिना मौका दिए उसके घुटने पर किक मारी। वो इंसान नीचे झुक गया। अभी ने देखा वो एली थी। एली अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। अभी भी खड़ी हो गई और अब दोनों के बीच में वो ब्रीफ केस था। एली मुस्कुराते हुए बोली, कितनी स्मार्ट हो ना तुम। अभी उसे घूरते हुए बोली, यू नीड ब्रीफ केस। एली सीरियस होते हुए बोली, यस बट तुम्हें मारना भी चाहती हो। अभी एली को पोजीशन लेते और हैंड्स नाइफ निकालते देख वो समझ गई थी कि एली जूडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट है। एली मुस्कुराई और बोली, ये ब्रीफ केस खोजने के लिए थैंक्स, बट उसने तेजी से अपने कराटे कला को शो करते हुए उस पर अटैक किया, पर अभी को उसने कम आका था। अभी तेजी से हटी और एली के पसली पर लात जड़ दी। एली लड़खड़ा गई और उसको देखने लगी। फिर वो बोली, वाह तुम भी ब्लैक बेल्ट हो, तब तो मजा आएगा। अभी बस उसके चेहरे को देख रही थी। फिर क्या था, दोनों के बीच हाथों पैरों और कोहनी की फाइट शुरू हो गई थी। एली ने हैंड नाइफ पकड़ रखा था और ज्यादा अग्रेसिव होकर फाइट कर रही थी। अभी शांत थी। वो एली की तरह अग्रेसिव नहीं थी। अभी के गर्दन, आर्म और रिस्ट पर कट लगे हुए थे। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अभी बिना किसी हथियार के फाइट कर रही थी। उसने तेजी से उसके चेस्ट के नीचे किक मारा। एली दर्द की वजह से नीचे झुक गई। अभी ने तेजी से अपने हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसके वाइटल पॉइंट्स पर अटैक किया। एली को अपने पूरे बॉडी में दर्द महसूस हुआ। उसने तेजी से उसके कान के नीचे के वाइटल पॉइंट पर हाथ से अटैक किया। एली के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अभी ने खुद को संभाला। एली ने उसके वाइटल पॉइंट्स पर भी अटैक किए थे। उसे दर्द हो रहा था। उसने ब्रीफकेस उठाया और बाहर निकल गई और भागते हुए बोली, एलेक्स। दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि एलेक्स बेहोश पड़ा था और कनेक्शन ऑफ हो चुका था। जैसे ही अभी घर से बाहर निकलकर कुछ दूर पहुंची,
मयंक गुप्ता का घर एक धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। अभी को जोर का झटका लगा। वो आगे की तरफ झुलस कर गिर पड़ी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने अपनी बंद आंखों से अपने आगे पड़े ब्रीफ केस को देखा और उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगी, पर उससे पहले ही किसी ने वो ब्रीफ केस उठा लिया। अभी बस उसकी धुंधली छवि देख पाई और वो बेहोश हो गई। जिसने ब्रीफ केस उठाया था उसने मयंक गुप्ता के घर को देखा, फिर अभी को उसके पीछे गार्ड्स खड़े थे। अर्थ, अच्युतन और अमर्त्य को छोड़कर कंपनी से निकल गया। उसने अभी को कॉल किया, पर अभी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। उसने आगमन को कॉल किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अर्थ परेशान होते हुए बोला, इन लोगों को हो क्या गया है? बीवी कॉल रिसीव नहीं कर रही है और ये आगमन फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। फोन क्या स्विच ऑफ करने के लिए होता है? उसने अधिपत्य को कॉल किया, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। अब उसे सब पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्सा होते हुए बोला, इन सबको एक साथ हो क्या गया है? अब ये अहम क्यों नहीं फोन उठा रहा है? ये भी फोन बंद करके बैठा हुआ है। जब जरूरत होती है तभी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। उसने अपना फोन फ्रंट सीट पर फेंक दिया और कार ड्राइव करने लगा। तभी उसकी कार के सामने कोई आ गया। उसने तेजी से ब्रेक लगाया। उसकी कार झटके के साथ रुक गई। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। उसने जल्दी से अपना सीट बेल्ट निकाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकला और जल्दी से सामने गया, जहां सड़क पर उसकी कार के पास एक आदमी मुंह के बल गिरा था। अर्थ जल्दी से गया और उस आदमी को पलटा। जैसे ही उसने उस आदमी को पलटा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कोई और नहीं, उसका एजेंट था, जिसके पूरे शरीर में जख्मों के निशान थे, जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो। लेकिन अब वो मर चुका था। अर्थ आंखें बड़ी करके देखने लगा। उसे एक सेकंड भी ये समझने में नहीं लगा कि उसे ट्रैप किया गया है। वो तेजी से पलटा और अपने पीछे खड़े इंसान, जो उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला था, उसके चेस्ट पर किक मारा और पेट पर पंच मारा। वो आदमी सीधे जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ तेजी से अर्थ को अपनी गर्दन पर वाइटल पॉइंट पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन को अपने हाथ से टच किया और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही वो लड़की बॉडीगार्ड के साथ आई, जिस आदमी ने अर्थ को इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी। उससे और अर्थ के एजेंट दोनों को अर्थ के कार में डाला। फिर अर्थ को अपनी कार में डालने के बाद एक बॉडीगार्ड ने अर्थ के कार पर टाइम बम लगा दिया। फिर वो लोग कार में बैठकर चले गए और उनके निकलते ही कार धमाके की आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया और कार के चिथड़े उठ गए। एलेक्स को होश आया। वो अपने सिर को पकड़कर करहाते हुए उठने लगा। उसे उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया था। उसे होश तो आ गया था, लेकिन सब कुछ उसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसने अपने सिर को झटका और खुद को होश में लाने के लिए अपने दोनों गालों को थपथपाने लगा। उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर एक डर और परेशानी की लकीरें उभर आई। उसने जल्दी से अपने लैपटॉप को देखा, जो अब किसी काम का नहीं था। उससे बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया था। वो अफसोस और फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाया और अपने टेबल पर रखे सारी चीजों को फेंकने लगा। वो चीखते हुए बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, यू बास्टर्ड। वो अपने फोन को खोजने लगा। उसे अपना फोन मिला, लेकिन वो पानी से भरे ग्लास के अंदर था। तभी उसकी नजर एक ड्रम बजाते बंदर वाले टॉय पर पड़ी और वो हैरान रह गया, क्योंकि वो तो कोई टॉय लेकर नहीं आया था। फिर तभी उससे उस टॉय के अंदर कुछ चमकता हुआ लाल रंग दिखाई दिया। वो बोला, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। वो जल्दी से तेजी दिखाते हुए उसने ग्लास से अपना फोन निकाला और अपने टूटे हुए लैपटॉप को उठाया और अपनी जरूरत की सारी चीजें जैसे तैसे पकड़ ली और तेजी से भागते हुए स्टेयर्स चढ़ते हुए भागा। वो जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचा, पर दरवाजा बंद था। उसने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में दरवाजे पर किक मारा। उसे कुछ याद आया। फिर उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक मास्टर की निकाली और लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। उसका पूरा चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, आगमन ने सही कहा था, इस बार की मुसीबत बहुत बड़ी है। आग के दरिया में कूदे हैं हम लोग। दरवाजा खुल गया। उसने झटके से दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पास दरवाजे से निकलने का टाइम नहीं था। वो सीधे बालकनी में गया और नीचे झांक कर देखा और तेजी से बालकनी से नीचे के अपार्टमेंट के बालकनी में कूद गया और वहां सीधे नीचे की बालकनी में उतर गया। वही वो जिस अपार्टमेंट से कूदा था, वो अपार्टमेंट ब्लास्ट हो गया था, जिससे उस बिल्डिंग के फायर अलार्म्स तेजी से बजने लगे। एलेक्स ने राहत की सांस ली। वो दोबारा से नीचे उतरते हुए नीचे पहुंच गया और तेजी से वहां से निकल गया। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में कोहराम मच गया था। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंच गए। एलेक्स वहां से सीधे टैक्सी पकड़कर निकल गया। वो अपने लैपटॉप को देख रहा था। उसे कैसे भी करके अपने लैपटॉप का डेटा रिकवर करना था। वो बुदबुदाते हुए बोला, I'll kill you। तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम हमें धोखा दे सकते हो। टैक्सी ड्राइवर ने लास्ट लाइन यानी कि धोखा दे सकते हो ये सुन लिया था। वो बोला, लगता है गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। एलेक्स ने उसे घूर कर देखा और बोला, अपने काम से काम रखो। वो टैक्सी ड्राइवर चुप हो गया। एक अनजान जगह जो किसी हाई टेक्नोलॉजी की लैब लग रही थी, जहां कुछ लोग सफेद कोट पहने अपना काम कर रहे थे। वहां पर हाई टेक्नोलॉजी की एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी और अर्थ जो बेहोश लेटा हुआ था, उसने बस पैंट पहन रखा था और उसके शरीर पर कई सारी मशीनें लगी हुई थी। उसके सिर पर भी बहुत सारे वायर जैसे मशीनें लगी थी और उसके बॉडी से ब्लड भी निकाला जा रहा था। और एक लड़का जो शायद 31-32 साल का होगा, उसने अपनी आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। वो लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा था। वो लड़की चलते हुए आई और बोली, कितना टाइम लगेगा क्रिश? क्रिश चिढ़ते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लगभग ये चौथी बार है जो तुम ये पूछने आई हो। याददाश्त मिटाना क्या तुम्हें कोई किसी कंप्यूटर से डेटा रिमूव करने जैसा लगता है? यहाँ इंसान की मेमोरी कार्ड उड़ानी है, लेकिन इंसान की मेमोरी हम उड़ा नहीं सकते। वो लड़की बोली,
व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्रिश बोला, अरे मैडम परेशान मत करो, काम करने दो। मैं उसके सिनेप्स कनेक्शन को कमजोर बना रहा हूँ, पूरी तरह से तो नहीं पर आधी यादाश्त उड़ जाएगी। उस लड़की ने उसके सिर को जोर से मारा और बोली, आधा काम नहीं करना है, पूरा उड़ाना है, इडियट। क्रिश को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोला, तुम्हारा कुत्ता नहीं हूँ जो तुम जो कहोगी वो करूंगा, लो तुम ही कर लो करो। और चेयर से उठ गया। उस लड़की और क्रिश को सब लोग देखने लगे। वो लड़की गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी बेबी। उसने क्रिश के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और किसी बच्चे को मनाने के लिए जैसे प्यार से बात करते हैं उसी तरह वो आगे बोली, बेबी वो उसे बाद में याद आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, ही इज डेंजरस। क्रिश ने उसके हाथों को हटाकर जवाब दिया, दोबारा अपनी यादों को रिकॉल करना इम्पॉसिबल है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट वो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही सेव रहेगी। क्रिश चेयर पर बैठ गया और दोबारा उसकी उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर नाचने लगी। उस लड़की ने सबको जलती निगाहों से देखा। सब अपना काम करने लगे। वो लड़की वहां से चली गई। क्रिश ने सिर घुमाकर अर्थ को देखा। उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई जो किसी ने नहीं देखा। वो धीरे से बुदबुदाया, डोंट वरी, आई एम हियर। उसने अपने लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगा रखा था जो किसी ने नहीं देखा था। अभी को होश आया। उसकी नजर सबसे पहले छत पर पड़ी। उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को पूरी तरीके से होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसे याद आ रहा था कि क्या हुआ था। मयंक गुप्ता का घर ब्लास्ट हो गया था जिससे वो भी झुलस गई थी और गिरकर बेहोश हो गई थी। उसने अपनी बंद आंखों से किसी को ब्रीफकेस उठाते हुए देखा था। इतना याद आते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसने खुद को देखा। वो वैगी बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथों और पैरों को बांधा गया था। उसने हॉस्पिटल वाले कपड़े पहन रखे थे। वो छूटने के लिए कसमसाने लगी। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, कोशिश करके खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? वैसे भी तुम 1 हफ्ते से बेहोश थी, अब जाकर तुम्हें होश आया है और होश में आते ही भागने की कोशिश शुरू कर दी। अभी ने जैसे ही 1 हफ्ते सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो धीरे से बुदबुदाई, 1 हफ्ते? मैं 1 हफ्ते से बेहोश थी और ये जगह कौन सी है? वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाने लगी। वो कमरा किसी भी एंगल से हॉस्पिटल का वार्ड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो एक खाली कमरा था जिसमें सिर्फ एक बेड था जिसमें वो लेटी हुई थी और उसे जो आवाज सुनाई दी थी वो कमरे में लगी स्पीकर से उसे सुनाई दे रही थी। उसे अब टेंशन हो रही थी कि 1 हफ्ते में क्या क्या हुआ होगा। वो तो गायब है। सबसे बड़ी बात, उसे किसने बांध कर रखा है? सिंह मेंशन। अमर्त्य अच्युतन को घूर कर देख रहा था। अच्युतन बोला, कितनी बार सॉरी बोलूं? अब दी पता नहीं कहाँ चली गई है अचानक। साक्षी जी बोली, हमें तो लगता था वो आव्या मल्होत्रा है, पता नहीं था वो आव्या प्रजापति है, पर उसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? ओमकार जी और तेज जी भी परेशान थे। अभी अचानक गायब हो गई थी और किसी को कुछ नहीं पता था। अमर्त्य बोला, वो हमेशा महीने भर घर से बाहर रहती है, पर उसका अचानक गायब होना मुझे अब अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। अच्युतन जल्दी से बोला, ए भाई नहीं, अभी नहीं, दी मिल जाएंगी, मॉम को मत बताना प्लीज। ओमकार जी बोले, हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए, शायद मिल जाए। निवी बोली, राइमा भी तो गायब है, कहीं उसने भाई के लिए उन्हें किडनैप वगैरह तो नहीं कर लिया? वो भी कम साइको नहीं है। ये सुनकर अमर्त्य बोला, ये कौन है? अच्युतन बोला, विलेन नंबर 1। क्या वो जीजा जी से एक तरफा प्यार करती थी? तब तो एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक होता है। अमर्त्य बोला, वो कहाँ है? आनित बोला, वो बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गोवा गई है, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। कोसी जी बोली, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो क्यों आव्या को नुकसान पहुंचाने लगी? अविका बोली, अर्थ भाई। सबने स्टेयर्स की तरफ देखा जहां से अर्थ यानी कि कयामत आ रहा था, बिल्कुल अर्थ की कार्बन कॉपी। वो नीचे आकर बोला, मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है आव्या दिल्ली गई है। अमर्त्य उसे देखकर बोला, मेरी बहन की वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशानी हो रही है, आई एम रियली सॉरी। कयामत शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं, वो मिल जाएगी। सिया बोली, अर्थ तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, बस आव्या को ढूंढने में लगे हो, अपना भी ख्याल रखो। ये सुनकर कयामत इरिटेट हो रहा था। वो बोला, मेरी बीवी गायब हो गई है, मैं कैसे खुद पर ध्यान दे सकता हूँ? जब तक वो मिल नहीं जाती मुझे चैन नहीं आएगा। ये कहते ही वो वहां से निकल कर चला गया। वो बाहर आया और कार में बैठा और किसी को कॉल किया और बोला, उसका पता चला? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। वो मुस्कुराया और बोला, चलो अब दिल्ली की सैर करके आ जाते हैं, और कार स्टार्ट करके निकल गया। सीक्रेट लैब। वो लड़के डॉक्टर्स पर चिल्लाते हुए बोली, वो 1 हफ्ते से बेहोश पड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे होश में लाओ। वो क्रिश को देखने लगी जो आराम से कॉफी पी रहा था। वो लड़की उसके सामने गई और बोली, तुम इतने मजे से कॉफी पी रहे हो और मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही है? क्रिश कॉफी की एक सिप लेते हुए बोला, इसलिए कह रहा था उसकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अब उसके होश में आने का वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आ जाएगा होश, शॉर्ट टाइम के लिए कॉमा में गया है, होश आ जाएगा सोफिया। वो लड़की यानी सोफिया बोली, एली को होश आ गया है। क्रिश ये सुनकर अपने मन में बोला, मैं क्या करूं, होश आया तो? मरी नहीं है वो, जिंदा है, मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता, साइको कहेगी। सोफिया उसके कंधों पर मसाज करने के तरीके से कंधे को दबाने लगी और बोली, बेबी। क्रिश बोला, सोफिया बोली, उसे तुम होश में ला सकते हो,
जैसे उसके मेमोरी कार्ड को उड़ाया वैसे ही दोबारा उसे होश में लाओ। उसका जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिश बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ? देखो सोफिया, उसे टाइम तो लगेगा। मैं उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्या पता उसकी डेथ हो जाए। उसकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ कर चुका हूँ। ये सुनकर सोफिया चुप हो गई। उसने अर्थ को देखा जिसकी बॉडी पर अब कोई मशीनें नहीं लगी थी और उसके कपड़े चेंज कर दिए गए थे। सफेद रंग का अंडरशर्ट और सफेद रंग का पैड पहना रखा था। क्रिश बोला, उसके ब्लड पर रिसर्च तो किया जा रहा है, डोंट वरी, पता चल जाएगा। सोफिया वहां से चली गई। क्रिश लेटे हुए अर्थ को एकटक देखने लगा और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो खुद से बोला, होश तब आएगा जब मैं चाहूंगा, डियर सोफिया। वो अपनी उंगलियों से टेबल पर टैप करने लगा। कॉटेज में कुणाल सिंह दक्षा को बेजान बेड पर लेटे देख रहे थे। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। अंकिता एक गहरी सांस लेकर बोली, आप लोगों को भी धोखा मिला और हमें भी। और सबसे बड़ी बात, चीफ गायब है। वो ब्रीफकेस लेने दिल्ली गई थी। कुणाल सिंह उस कमरे से बाहर आए जहां आधिपत्य के हाथ में प्लास्टर लगा था। नितिन तो पहले से ही टूटा फूटा था। उत्साह के लेफ्ट हैंड में पट्टी बंधी थी और सिर पर पट्टी बंधी थी। आगमन झल्लाया हुआ था। एलेक्स अपने नए लैपटॉप में तेजी से काम कर रहा था। वो बोला, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगमन बोला, निमित ने हमें धोखा दिया है। कुणाल सिंह बोले, धोखा तो मुझे भी रॉय दे रहा था। अर्थ भी उन लोगों के हाथ लग गया। नितिन कुछ सोचते हुए बोला, वैसे वो तुम लोगों की टीम में ही थे ना, फिर उसने अचानक से तुम लोगों को धोखा क्यों दिया? एलेक्स अपने जबड़े भींचते हुए बोला, एक बार मिल जाए, मुझे भी उससे पूछना है उसने हमें धोखा क्यों दिया। आगमन उससे पूछते हुए बोला, अभी का कुछ पता चला या उसकी लोकेशन? बीच में ही एलेक्स बोला, वही तो पता नहीं चल रहा है, कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। नितिन बोला, सिग्नल नहीं मिल रहा है मतलब? अंकिता बोली, हम सब ने अपने बॉडी में मिनी माइक्रोचिप प्लांट कर रखा है ताकि एक दूसरे को ट्रेस कर सके। ये सुनकर नितिन बोला, क्या कहा? बॉडी में? फिर पता क्यों नहीं चल रहा है? कुछ सोचते हुए उत्साह बोला, ये बात तो निमित को भी पता है ना, अगर उसका हाथ है तो कहीं चीफ का माइक्रोचिप निकाल तो नहीं दिया। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। आगमन ने टेबल पर एक किक मारा और कहा, नो, ये नहीं हो सकता, पता नहीं वो कहाँ होगी। तभी सबको एलेक्स का फोन की मैसेज टोन सुनाई दी। एलेक्स ने अपना नया फोन निकाला और ओपन किया। उसे एक मैसेज आया था। वो बोला, उस संकी को चीफ का पता चल गया है, दिल्ली में मयंक गुप्ता के सीक्रेट लैब में। ये सुनकर सब जल्दी जल्दी कमरों में जाने लगे। नितिन, आधिपत्य चुपचाप बैठकर देख रहे थे। कुणाल सिंह बोले, हमें यही रहना होगा। नितिन बोला, बट मेरे बॉस। आगमन अपनी गन अपनी कमर के पीछे लगाते हुए बोला, पता लगा लेंगे, टेंशन मत लो। सब लोग आ गए। अंकिता को रोककर आगमन बोला, तुम यही रहो। अंकिता बोली, बट मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेरी भी जरूरत पड़ेगी ना। कुणाल सिंह बोले, ले जाओ, पता नहीं आविया किस हालत में होगी, अगर उसकी कंडीशन क्रिटिकल हुई तो उसकी जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी, यहाँ हम तीनों हैं। ये सुनकर वो सब वहां से निकल गए। अभी ने अपने हाथों की रस्सियां खोल ली थी। वो अपने पैरों की रस्सियां को खोलने लगी। उसने रस्सियां खोल ली और बेड से उतर गई और पूरे कमरे को ध्यान से देखा। वहाँ एक भी विंडो नहीं थी। एक दरवाजा था। वो जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने डोर का हैंडल घुमाया, वहाँ जोर जोर से अलार्म बजने लगा। अभी बोली, व्हाट द हेल। अचानक ही बहुत सारे लोगों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी डोर से हट गई और साइड में खड़ी हो गई। डोर ओपन हुआ और एक साथ 8-9 गार्ड्स अंदर आ गए। अभी भी तैयार थी, उन पर टूट पड़ी। अचानक हमले से गार्ड संभल नहीं पाए। उसने एक गार्ड की गर्दन तोड़ दी और उसे छोड़ दिया। वो अपने हाथ, पैर, कोहनी और घुटने का बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। लगभग आधे गार्ड्स का काम तमाम कर चुकी थी, पर अचानक से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, जिससे उसे बचे 4 गार्ड्स ने पकड़ लिया। उसने एक गार्ड जिसने उसे पीछे से उसके गर्दन को पकड़ रखा था, उसके गर्दन के वाइटल पॉइंट पर कोहनी से मारा। उस गार्ड ने तुरंत अभी को छोड़ दिया। उसने तेजी से सामने के गार्ड के कमर के पसलियों पर पैरों से अटैक किया, पर तभी उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसके मुंह पर पानी फेंके जाने से वो होश में आई और उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपने सिर को झटका। उसके बाल भीग कर उसके गालों पर आ गए थे। उसने अपने सामने खड़ी राइमा को देखा, जो उसे पूरी नफरत से घूर रही थी। उसने उसके बाल पकड़ लिए। अभी बस उसे देख रही थी। राइमा बोली, कैसा लग रहा है? तुमने मुझसे अर्थ को छीन लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जानती हो, अर्थ की अब तक मेमोरी क्लीन हो चुकी है। ये सुनकर अभी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। राइमा ने झटके से छोड़ा। राइमा आगे बोली, जानती हो वो लोग अर्थ के पीछे क्यों पड़े हैं? अभी उसे बस घूरने लगी। राइमा बोली, नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। वो लोग भी मयंक गुप्ता की तरह। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से एक कड़कती आवाज आई, अगर तुमने अपनी जबान को लगाम नहीं दिया, तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनते ही राइमा चुप हो गई और सामने से हट गई। अभी ने उस शख्स को देखा। उससे पहले तो बस शक था कि उसका किडनैप किसने किया है, लेकिन अब वो यकीन में बदल गया था। लेकिन उस शख्स के बगल में निमित को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। हालांकि उसने अपनी टीम मेंबर की तरह इतना रिएक्ट नहीं किया। वो समझ गई थी कि निमित ने उन्हें धोखा दिया है। राइमा बोली, मानव, वो मैं मानव। उसे जल्दी निगाहों से देखते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, अभी क्या करने जा रही थी? राइमा बोली, सॉरी, वो मैं गुस्से में। मानव उस पर चिल्लाते हुए बोला,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। ये सुनकर राइमा ने अभी को घूर कर देखा और बोली, उसने भागने की कोशिश की थी, तुम्हें अंदाजा भी है उसे कितनी मुश्किल से कंट्रोल में किया है। तुम्हारे गार्ड्स किसी काम के नहीं है, एक लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकती। मानव ने अभी को देखा जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। वो तेजी से राइमा के पास गया और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया की आवाज के साथ राइमा फर्श पर गिर पड़ी और अपने गाल पर हाथ रखकर मानव को देखने लगी। मानव बोला, मैंने कहा था ना उसे चोट मत पहुंचाना, फिर भी तुमने अपने पागलपन में ये किया। बेवकूफ लड़की, तुम लड़कियां सच में पागल होती हो। तुम लोगों को एक दूसरे से इतनी जलन क्यों होती है? राइमा खड़ी हो गई और उसे धमकाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया और उनसे झूठ क्यों बोला कि अर्थ की बीवी अब मर चुकी है? मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा साथ दिया। मैं चाहूँ तो उन्हें बता सकती हूँ कि तुम अर्थ की बीवी को बचाने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन लोगों को तुम्हें खत्म करने में। अभी उन दोनों को शांति से देख रही थी। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से झगड़ रहे थे। अभी को इतना तो समझ आ गया था कि अर्थ उन लोगों के हाथ लग चुका है। उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था। उसे अभी पता चलने ही वाला था कि वो लोग अर्थ से क्या चाहते हैं, लेकिन बीच में मानव टपक पड़ा और पता चलते चलते रह गया। लेकिन इतना तो पता चल गया था कि वो लोग कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। उसने अपनी नजरें घुमाकर निमित को देखा। निमित कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी चीफ, बट हर कोई लॉयल नहीं होता है। अभी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। निमित आगे बोला, वैसे मैंने आपके गर्दन पर छिपा माइक्रोचिप निकाल दिया है, आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। अभी चुपचाप बस उसे घूर रही थी, जो निमित को बहुत परेशान कर रहा था। निमित उनके साथ बस इसी मिशन में ही इन्वॉल्व हुआ था। उसे अभी की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वो इतना जान गया था कि अभी अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब यही है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन उसने अपना डर जाहिर नहीं किया। राइमा वहां से गुस्से में दंदनाते हुए चली गई। मानव अभी के सामने रखी चेयर पर बैठ गया और सबको जाने का इशारा किया। अभी को इस बार पहले से ज्यादा मोटी रस्सियों से कसकर बांधा गया था। उसके जख्मों पर लगी चोटों पर खून सूख चुका था। मानव ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देख अभी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पर मानव ने उसके चेहरे पर चिपके बालों को हटाकर उसके कान के पीछे किया और बोला, वो राइमा पागल है तुम्हारे हस्बैंड के पीछे और मैं तुम्हारे। ये सुनकर अभी ने मानव को आंखें छोटी करके देखा। मानव मुस्कुराते हुए आगे बोला, तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हें अमेरिका में देखा था, गुंडों से फाइट करते हुए। मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी। मैंने तुम्हें बहुत खोजा पर तुम अचानक से गायब हो गई थी। फिर अचानक से पता चला कि तुम इंडिया में हो और अर्थ की बीवी हो। मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बट अब जब अर्थ उन लोगों के हाथ लग गया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ ना? अभी बोली, नहीं, साइको लगते हो। ये सुनकर मानव हंस पड़ा और बोला, जानती हो मैं खुद एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार क्यों हुआ था? अभी को उसकी स्टोरी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मानव बोला, जानती हो मैं जब छोटा था मेरा कोई दोस्त नहीं था। सब मुझे बुली करते थे। मैं बहुत डरपोक और दब्बू किस्म का बच्चा था। इसका सब फायदा उठाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे बुली करते थे। मैं उन्हें जवाब देना चाहता था और मुझे वो मौका मिला। मेरे डैड, मैं उनके लैब पहुंच गया जहां वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मुझे सब बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। मेरे डैड मुझे वहां देखकर डर गए थे। उन्हें लगा कि मैं मॉम को सब बता दूंगा, बट मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। वो मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे, पर मैंने खुद ही अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। ये सुनकर अभी बोली, तुम शुरू से ही बीमार थे। ये सुनकर मानव के चेहरे के भाव बदल गए। उसने उसके बाल पकड़ लिया और बोला, मेरी मॉम ने भी मुझे नहीं समझा और तुम भी नहीं समझ रही हो। जानती हो वो सब बच्चे मेरे डैड के एक्सपेरिमेंट की बलि चढ़ गए। नहीं, वो बच सकते थे और इन्फेक्टेड हो सकते थे, लेकिन मैंने सबको मार डाला। एक साथ 2 एनिमल्स के ब्लड को मिक्स कर दिया था। ये सुनकर अभी उसे घूर कर देखने लगी। अभी बोली, असली कल्प्रिट तुम हो, तुम्हारा बाप नहीं। मानव उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, उन्हें मेरी यह हरकत पता चल गई थी और उन्होंने मेरे लिए डॉक्टर अपॉइंट किया जो मुझे कमरे में बंद करके रखते थे। अर्थ उनका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था और मैं इन्फेक्टेड, एक तरह से बीमार था। अभी बोली, बीमार का पता नहीं, बीमारी जरूर बन गया, बट डोंट वरी, हर बीमारी का इलाज होता है, तुम्हारा भी इलाज है। यह आवाज सुनकर मानव की आंखें फैल गई। सीक्रेट लैब। अचानक से अर्थ की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। क्रिश जो सैंडविच खा रहा था उसके होश उड़ गए। वो सैंडविच को फेंकते हुए बोला, नो नो नो, ये होश में कैसे आया? अर्थ अपनी चारों ओर अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाकर देखने लगा। क्रिश बोला, इसका होश आना मतलब मेरा गेम ओवर, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उसने जल्दी से अपना सिस्टम ओपन किया और चेक करने लगा आखिर अर्थ होश में कैसे आया। तभी उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो पीछे पलटा। अर्थ ने उसकी गर्दन दबोच ली। अर्थ के अचानक ऐसे गर्दन पकड़ लेने से क्रिश की जान हलक में अटक गई थी। अर्थ ने अपने हाथ का दबाव बढ़ा दिया। क्रिश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। अर्थ ने उसे हवा में उठा रखा था। क्रिश उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। उसने अर्थ को देखा। उसका बिहेवियर अजीब था। उसकी आंखों की पुतलियां जल्दी जल्दी इधर उधर गोल गोल घूम रही थी, जैसे वो अपने आसपास खतरे के एहसास को भाप रहा हो। सोफिया कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ जल्दी से वहां आई।
उनके आने के कदमों की आहट सुनकर अर्थ ने क्रिश को एक तरफ फेंक दिया। क्रिश फर्श पर गिर गया और खांसने लगा। अर्थ तेजी से सोफिया की तरफ पलटा। अर्थ उन्हें बुरी तरीके से घूर रहा था। सोफिया ने क्रिश को देखा, जिसका चेहरा लाल हो गया था। सोफिया ने गार्ड्स को अलर्ट किया। अर्थ अचानक से आक्रामक हो गया और उन पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने शिकार पर टूट पड़ा हो। सोफिया की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्थ के अंदर जैसे अचानक से बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। वो गार्ड्स को अंधाधुंध जान से मार रहा था। सोफिया ने जल्दी से फोन निकाला। उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका हाथ कांपने लगा। उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। अर्थ उसके एकदम पीछे खड़ा था और उसके कंधे पर झुका हुआ था और स्मेल कर रहा था। सोफिया के कंधे पर खून की बूंदें टपक रही थी। वो डरते हुए पीछे पलटी। जैसे ही वो पीछे पलटी, उसने देखा कि अर्थ का चेहरा खून के छींटों से भरा था। उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे थे। अर्थ इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें शिकारी की तरह चमक रही थी। सोफिया पीछे हटने लगी। अर्थ ने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और उसे देखने लगा। क्रिश दोनों को देखने लगा। वो अपने मन में बोला, कम ऑन माय बॉय, जस्ट किल हर, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। सोफिया गार्ड्स की लाशों को देखने लगी। वो भागने के लिए तैयार हो गई। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि अर्थ ने उसकी गर्दन को पकड़कर उठा लिया। सोफिया के पैर हवा में थे। उसे लगने लगा था जैसे अब वो मर ही गई। पर पीछे से एली ने अर्थ को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली गन से शूट किया। अर्थ को जोर का झटका लगा और उसकी हाथ की पकड़ ढीली हो गई। उसने सोफिया को छोड़ दिया। सोफिया फर्श पर गिर गई और खांसने लगी। वो लगभग मरते मरते बची थी। अर्थ बेहोश होकर गिर पड़ा। क्रिश ने उन दोनों को देखा। एली ने गन को फेंक दिया और क्रिश के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, उसे होश आ गया है, याददाश्त भी शायद चली गई है। तुमने बहुत अच्छे से किया है, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। क्रिश ने एली को अपना हाथ अपनी कमर के पीछे ले जाते देखा। उसकी सांसें अटक गई। अब वो मरने वाला था। उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया और बोला, मुझे नहीं पता उसकी याददाश्त गई है या नहीं। वो अचानक से कंट्रोल से बाहर हो गया है। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, मुझे चेक करना होगा। हम अब छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते। ये सुनकर एली, जिसने गन पकड़ा ही था, गन को छोड़ दिया है और सोचने लगी। उसने मरे हुए गार्ड्स की लाशों को देखा। सोचने के बाद बोली, ओके। सोफिया भी खड़ी हो गई और जल्दी से सिक्योरिटी अलार्म को प्रेस किया। कुछ ही देर में डॉक्टर की टीम अंदर आई। एली ने उन्हें इशारा किया। उन लोगों ने जल्दी से अर्थ को उठाया और वापस बेड पर लिटाया। एक डॉक्टर अर्थ के चेहरे पर लगे खून के छींटे को साफ करने लगा और आधे लोग उसके शरीर पर मशीनों को लगाने लगे। क्रिश अपना सिस्टम खोलकर बैठ गया। सोफिया एली को एक साइड लेकर गई और बोली, तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया? हमारा काम तो हो गया ना? एली बोली, हाँ, पर तुम शायद भूल रही हो। अगर कुछ देर पहले मैं नहीं आती, तुम दोनों अब तक ऊपर की टिकट कटा चुके होते। हमें क्रिश की जरूरत तब पड़ेगी जब तक अर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाता। तुमने देखा नहीं वो कैसे बिहेव कर रहा था? उसने इतने लोगों को मार डाला। क्या वो हमारी बात मानता? क्रिश उन दोनों को तिरछी निगाहों से देखने लगा और बहुत धीरे से बोला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुद को और इस लड़के को कैसे भी करके यहाँ से निकालना होगा। मेरे इतने सालों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं हो सकती। मुझे दोबारा इसके दिमाग के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। सोफिया और एली भी स्क्रीन को देखने लगी, पर उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश कर क्या रहा है। जब तक कि क्रिश उसे खुद नहीं समझाता वो क्या कर रहा है। लेकिन क्रिश उन्हें ये तो नहीं बताता कि वो धोखा दे रहा है। सोफिया बोली, तुम कर क्या रहे हो? क्रिश बोला, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। आई होप कि वो काम कर जाए और जब दोबारा होश में आए तो पहले की तरह जान लेने पर ना उतर आए। होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उसे कितना याद है और कितना नहीं। अगर उसे कुछ भी याद नहीं होगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। उसे कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुना सकते हैं। एली बोली, ठीक है। वो वही लगे चेयर में बैठ गई। क्रिश अपने मन में उसे गालियां देते हुए बोला, ये सन की औरत, इस बार अगर अर्थ होश में आ जाए ना, सबसे पहले इसी को खत्म कर दे। मुझे तो लगा था कम से कम 1 महीने तक तो अर्थ होश में ही नहीं आएगा, पर कहाँ पता था 1 हफ्ते में ही होश में आ जाएगा और ये कांड कर देगा। मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। पानी नहीं, खून फेर दिया है। मयंक गुप्ता का सीक्रेट लैब। आवाज सुनकर मानव पीछे पलटा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। दरवाजे के पास कयामत अपने हाथों में गन पकड़े खड़ा था। उसे अपने पैरों पर खड़े देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बोला, तुम तो व्हील चेयर पर थे ना, अचानक से 1 हफ्ते में अपने पैरों पे कैसे खड़े हो गए? कयामत हंसते हुए बोला, वो एक्चुअली ना, मेरे स्टेप ब्रदर ने मुझे कोई पॉइजन नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं कोमा में चला गया था। ये सुनकर मानव की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, मतलब उसने तुम्हें एंटीडोट दिया था? कयामत ने दरवाजे को बंद किया और अंदर आते हुए बोला, यस, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो जितने दिखाई देते हो। उसने मुझे एंटीडोट ही दिया था। फिर उसकी नजर अभी पर पड़ी, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कयामत बोला, तुम्हें पता है तुमने किसे पकड़ रखा है? मानव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ के बारे में पता कैसे चला? मैंने तो कभी नहीं बताया तुम्हें। कयामत बोला, वो क्या है ना, 1 हफ्ते तक मैंने इसी जगह के बारे में पता लगाया और वैसे भी मैंने तुम्हारी वॉच में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। तुमने तो मुझे ये कह दिया कि तुम लोग अर्थ को लेकर जा रहे हो। मुझे भी यही लग रहा था। फिर मेरा दिमाग खटका कि तुम तो अर्थ की बीवी के पीछे पड़े हो। उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? फिर मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की और यहाँ का एड्रेस मिल गया। फिर उसने अभी को देखा और हाथ हिलाकर बोला, हेलो, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? अभी ने उसे देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। कयामत बोला, अपने पति से बिल्कुल भी ये मत कहना कि ये हालत मेरी वजह से हुई है। तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। वैसे तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है ये तो इस पागल ने नहीं किया होगा, मतलब उस पागल लड़की ने किया है।
मानव अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमें धोखा दे रहे हो। ये सुनकर कयामत उसे घूरते हुए बोला, क्यों? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तब क्या तुमने मुझे जान से मरवाने के लिए किलर हायर नहीं किया था? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मानव बोला, अचानक से तुम पार्टी क्यों बदल रहे हो? कयामत बोला, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है और जिसमें मेरा फायदा है जाहिर सी बात है उसी साइड रहूंगा मैं। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और अर्थ की जिंदगी पर मेरी जिंदगी अटकी है। वो मुझे तभी बचाएगा जब वो सही सलामत रहेगा। सो आई एम रियली सॉरी। तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला। मानव चीखते हुए बोला, नो। उसने कयामत को पंच मारना चाहा पर कयामत झुक गया और तेजी से उसके पीठ पर किक मारा। मानव फर्श पर जा गिरा। कयामत का लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला। मानव तब तक खड़ा हो गया था। कयामत के लिए अच्छी बात थी कि मानव ने गन नहीं पकड़ा था। कयामत ने तेजी दिखाते हुए मानव के चेस्ट के नीचे वाइटल पॉइंट पर किक मारा। मानव दर्द से तड़प उठा और नीचे झुका। कयामत ने उसकी गर्दन पर इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया और मानव बेसुध होकर गिर पड़ा। मानव बेहोश हो चुका था। फिर उसने मानव को चेक किया। मानव की पल्स धीमी हो रही थी। कयामत अभी के सामने खड़ा हो गया और उसकी रस्सियां खोलने लगा। जैसे ही उसने रस्सी खोला उसके चेहरे पर जोर से किक पड़ा और वो फर्श पर गिर गया। एक पल के लिए तो उसका सिर चकरा गया था। उसने मारने वाले इंसान को देखा। राइमा ने उस पर गन तान रखा था। कयामत उसे देखकर बेपरवाही से हंस पड़ा और अपने होठों के किनारे से निकलते खून को अपने थंब से पूछा। राइमा बोली, लगता है तुम्हें भी अर्थ की वाइफ चाहिए, है ना? कयामत उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालता। वैसे मानना पड़ेगा, काफी अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है। वो आगे बढ़ने लगा। राइमा गन लोड करते हुए बोली, डोंट मूव। उसने इतना कहा ही था कि उसके हाथ पर किक पड़ी और गन हाथ से छूट गया। वो कुछ रिएक्ट करती इससे पहले उसे तेज झटका लगा और वो फर्श पर जा गिरी। कयामत ने अभी को देखा जिसके हाथों में अब गन था। कयामत अपने कंधे उचकाते हुए बोला, अब तुम दोनों जानो, अपनी आपसी रंजिशें निपटाओ। वो बाहर निकल गया। राइमा खड़ी हो गई और अभी को घूर कर देखने लगी। फिर वो बोली, तुम्हें अभी इतनी हिम्मत है कि मुझसे फाइट करना है? अभी ने गन से बुलेट निकाल कर फेंक दिया और बोली, कम। राइमा तेजी से उस पर झपट पड़ी। भले ही अभी कमजोर थी पर उसे अच्छे से पता था राइमा से निपटना कैसे है। कयामत दरवाजा बंद करके उससे अपनी पीठ टिका कर खड़ा था। वो सिगरेट के कश लेते हुए बोला, मैंने सही किया ना, इन दोनों जंगली बिल्लियों को अंदर एक दूसरे से निपटने के लिए छोड़कर? अर्थ की एजेंट वाइफ उसे निपटा तो लेगी ना? फिर कुछ सोचते हुए बोला, मुझे क्या, अब दोनों एक ही आदमी के लिए लड़ रही है। अंदर से लड़ने की आवाज आ रही थी। कयामत बोला, क्या फाइट शुरू हो गई? वैसे मुझे लड़कियों की फाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वरना देख लेता। अंदर अभी ने राइमा का बुरा हाल कर रखा था। उसने राइमा के बाल पकड़ रखे थे और उसका सिर दीवार पर मारे जा रही थी। राइमा का पूरा चेहरा खून से लाल हो गया था। अभी उससे पूछते हुए बोली, वो लोग उसे लेकर कहाँ गए हैं? राइमा दर्द से कराहते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मेरा नहीं है तो वो तुम्हारा भी नहीं, वो किसी का भी नहीं। ये सुनकर अभी ने गुस्से में उसका सिर दीवार पे दे मारा। राइमा का शरीर ढीला पड़ गया। इसका मतलब साफ था, वो मर चुकी थी। उसने उसे छोड़ दिया और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो एक हफ्ते से बेहोश थी और उसने पानी तक नहीं पिया था। वो दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते बेहोश होकर गिर पड़ी। कयामत ने अपनी रिस्ट वॉच देखा और बोला, आवाजें आना बंद क्यों हो गई? कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को तो मार नहीं दिया? और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने अभी को दरवाजे के पास बेहोश फर्श पर पड़ा देखा। फिर उसने राइमा की डेड बॉडी को देखा और बोला, निपट गई? उसने झुककर अभी के पल्स चेक किया और बोला, जिंदा है। उसने जैसे ही अभी को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, पीछे से गन के लोड होने की आवाज सुनकर रुक गया और अपना सिर घुमाकर देखा। आगमन ने उसके सिर पर गन तान रखा था। आगमन अपनी आंखें छोटी करके बोला, उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। अंकिता जल्दी से सामने आई और अभी को चेक करने लगी और बोली, बेहोश हो गई है। कयामत मुंह बनाते हुए बोला, अपनी गन नीचे करो, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत से इस जगह का पता लगाया। सिर्फ पता लगाया ही नहीं, तुम लोगों को इन्फॉर्म भी किया। और बदले में क्या? तुम लोग मेरे ही खोपड़ी पर गन तान रहे हो। एलेक्स बोला, तुम हमारा साथ क्यों दे रहे हो? हमें अच्छे से पता है क्योंकि तुम्हें अपनी जान बचानी है, वरना तुम हमारी हेल्प नहीं करते। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी जान सिर्फ अर्थ बचा सकता है। उसने ये कहकर रवि को अपनी गोद में उठा लिया। कयामत बोला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना अंदर आने में? आगमन अपनी गन अपनी कमर के पीछे लगाते हुए बोला, तुम्हारी मेहरबानी से तो बिल्कुल भी नहीं हुई। सबसे तुम पहले से निपट चुके थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ कि तुम धोखा नहीं दोगे। कयामत हंसते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा है, मैं अपने फायदे के लिए हेल्प कर रहा हूँ। मुझ पर अंधविश्वास तो बिल्कुल भी मत करना। मैं मौका देखकर पलट भी सकता हूँ, हाँ, लेकिन जब तक अर्थ मेरा ट्रीटमेंट नहीं करेगा तब तक की गारंटी है, उसके आगे की तो बिल्कुल भी नहीं। और जहां तक धोखे की बात है, ये मत भूलो, तुम्हें तुम्हारे ही टीम मेंबर ने ही धोखा दिया है। वैसे वो धोखेबाज मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया, लगता है भाग चुका है। वेल, जल्दी चलो, मैंने इस लैब को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रखा है। यहाँ से नहीं निकले ना तो यही बटन दबा दूंगा, फिर साथ में हम सब एक्सप्लोर हो जाएंगे। ये सुनकर सब तेजी से वहां से निकलने लगे। फिर सब गाड़ियों में बैठ गए और वहां से निकल गए। कुछ ही देर में वो जगह धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया।
और उसी के साथ राइमा और मानव का चैप्टर क्लोज हो गया। पर उनकी गाड़ियों को कोई लॉरी किट से ध्यान से देख रहा था। वो कोई और नहीं, निमित ही था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और बोला, वो डुप्लीकेट, वो उनकी हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। वो बोला, दोनों मारे गए, पूरा लैब उड़ा दिया गया और ये काम उस डुप्लीकेट का ही है। बट उसे भी पता नहीं है कि इस वक्त अर्थ कहाँ है। यू डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। ये कहते ही उसने फोन रख दिया। सीक्रेट लैब। अर्थ बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर से सारी मशीनें निकाल दी गई थी। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। अचानक से उसकी आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। उसने जैसे ही वहाँ से उतरकर जाना चाहा, वो रुक गया। उसने अपने लेफ्ट पैर को देखा जिसे जंजीर से बांधा गया था। वो अपने चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजर वहाँ पर लगे कैमरे पर गई। वो उसे घूर कर देखने लगा, फिर वो नीचे झुका। कुछ देर बाद वहाँ की सिक्योरिटी अलार्म बजने लगी। सिक्योरिटी अलार्म सुनकर क्रिश, जो चेयर पर बैठे बैठे सो गया था, वो हड़बड़ा कर उठा और सारे बॉडीगार्ड्स को लैब की तरफ जाते देखा और साथ में उसने एली को भी जाते देखा। क्रिश अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, अब क्या हो गया? लगता है उसने फिर से किसी को मार दिया। इस बार सबको ही मार डाले, जान छूटे इन लोगों से। और वो भी उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से एली के चीखने की आवाज सुनाई थी। वो बोला, लगता है इस बार ये सन की उसके हत्थे चढ़ गई है। उसने जल्दी से अपना कार्ड स्वाइप किया। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर गया, लेकिन वहाँ पर एली को सही सलामत देखकर वो हैरान रह गया। एली सभी बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाए जा रही थी। क्रिश बोला, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो? अब तो मेरे कान में भी दर्द होने लगा। अब भी सिक्योरिटी अलार्म बज ही रहा था। क्रिश झुंझलाते हुए बोला, अरे यार, कोई इस भोपू को बंद करो, कब से आवाज किए जा रहा है। फिर उसकी नजर वहाँ के टूटे फूटे हालत पर गई। सारी मशीनें टूटी हुई थी। उसने सब तरफ नजर दौड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहाँ पर अपना गुस्सा उतारा हो। उसकी नजर खाली बेड पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बोला, ये कहाँ गया? एली उसके सामने आते हुए बोली, उसे ढूंढो, वो यहाँ से भाग गया है। क्रिश ये सुनकर कंफ्यूजन से उसे देखने लगा और बोला, वो भाग गया है? पर कैसे? वो अपने मन में बोला, जब आज तक मैं भाग नहीं पाया, वो कौन सा आयरन मैन है जो इस लैब को चीर कर भाग जाएगा? एली बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोली, अब मुझे क्या देख रहे हो? जाकर उसे ढूंढो। सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ से निकल गए और उनके साथ डॉक्टर्स भी। क्रिश अपनी नजर इधर उधर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जो अब टूट चुका था। क्रिश अपना सिर खुजलाते हुए अपने मन में बोला, इसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भी इसे तो मैंने पहले ही हैक करके रखा था। अरे भागा तो भागा, कम से कम मुझे तो साथ में लेकर जाते। पता नहीं कब मैं मर जाऊंगा। एली ने उसे देखा और बोली, तुम भी अपना सिस्टम लेकर बॉडीगार्ड्स के साथ जाओ। तुमने उस पर ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर रखा है ना? ये सुनकर क्रिश को अचानक से याद आया। वो बोला, हाँ, पर टाइम लगेगा। ये सुनकर एली उसे घूरने लगी। क्रिश जल्दी से अपना ब्रीफकेस जैसा लैपटॉप लेकर वहाँ से भाग गया। एली गुस्से में अपने बाल नोचने लगी। तभी उसकी नजर टेबल के पीछे पड़ी और किसी चीज पर जाकर अटकी। वो जल्दी से उस तरफ गई। उस तरफ एक आदमी की लाश थी, जिसे बेरहमी से मारा गया था। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। एली ने उसे ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि अर्थ भागा ही नहीं था, बल्कि उसने खुद ही भगा दिया था। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। जैसे उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना कार्ड स्वाइप किया, पर दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा था। वो बार बार कार्ड स्वाइप करने लगी। उसने कार्ड को फेंक दिया और स्कैनर पर अपना थंब प्रिंट के लिए थंब रखा, लेकिन दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर लॉक को हैक कर लिया हो। उसके जहन में सबसे पहला नाम क्रिश का ही आया, क्योंकि ऐसा सिर्फ क्रिश ही कर सकता था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश ने ऐसा क्यों किया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सोफिया को कॉल किया, पर सोफिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका फोन क्रिश के पास था। सारे डॉक्टर्स भी बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकल आए। उनमें से एक डॉक्टर दूसरी तरफ चला गया। क्रिश ने उस डॉक्टर को पकड़ लिया। उस डॉक्टर ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इनफैक्ट सभी डॉक्टर ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उस डॉक्टर ने क्रिश की गर्दन पकड़ ली। क्रिश धीरे से बोला, मुझे जान से मार दोगे क्या? एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा हूँ और तुम मुझे ऊपर पहुंचाने की सोच रहे हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से निकलने में। वो डॉक्टर कोई और नहीं, अर्थ ही था। उसकी आंखें क्रिश को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। क्रिश समझ गया कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। वो बोला, चलो। फिर वो उसे दरवाजे की तरफ ले गया। एली को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे भूल गई थी कि लैब से बाहर अर्थ जा ही नहीं सकता था, लेकिन उसे वहां पर ना देखकर और वहां पर इतनी तोड़फोड़ देखकर उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था और उसे लगा कि अर्थ वहां से भाग गया है। उसने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा। अर्थ और क्रिश सोच रहे थे कि वो लोग वहां से निकल जाएंगे। क्रिश ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने एली को बेवकूफ बनाया। वही अर्थ को देखकर लग रहा था जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन क्रिश सबसे बड़ी गलती हो गई थी। अचानक दोनों के कदम रुक गए, क्योंकि सामने बॉडीगार्ड्स इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले गन्स पकड़कर खड़े थे। क्रिश की आंखें बड़ी हो गई। तभी पीछे से हील से टक टक करने की आवाज आई। क्रिश ने पीछे पलट कर देखा, सोफिया आ रही थी। सोफिया उसे देखते हुए बोली, तुम हमें धोखा दे रहे थे। ये बात तो मुझे पहले से ही पता था। बस जानना चाहती थी कि तुम अर्थ को क्यों बचाना चाहते हो। बस इसीलिए एक छोटा सा गेम प्लान किया। तुम्हें क्या लगता है अर्थ ने ये सब यहाँ से भागने के लिए किया? ये सुनकर क्रिश ने आंखें बड़ी करके अर्थ को देखा। अर्थ ने अपना मास्क निकाल कर फेंका और एक जोरदार मुक्का क्रिश के चेहरे पर पड़ा। क्रिश का सिर चकरा गया और वो फर्श पर जा गिरा। उसी के साथ उसका लैपटॉप छिटक कर दूर हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया।
अर्थ तो भागने की प्लानिंग कर रहा था, फिर वो ऐसे कैसे? तभी एली एक लड़की के साथ आई जिसने क्रिश की तरह ही ब्रीफकेस वाला लैपटॉप पकड़ रखा था। उसे देखकर क्रिश की आंखें बड़ी हो गई। वो उस लड़की को देखने लगा। उसने उठने की कोशिश की। तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे लोहे की रॉड से उसके सिर पर मारा। वो दोबारा फर्श पर जा गिरा और उसके सिर से खून की धार निकलने लगी जो फर्श पर फैलने लगा। उसने अपनी बंद होती आंखों से उस लड़की को देखा। उसके मुंह से एक ही नाम निकला, सासा। उसकी आंखें बंद हो गई। एली बोली, उसकी बॉडी को ठिकाने लगा। 2 बॉडीगार्ड्स ने क्रिश की बॉडी को उठाया और बाहर ले गए। अर्थ उन्हें देखकर बोला, उसे देखकर लग रहा था जैसे वो सच में मेरी हेल्प करना चाहता था। सोफिया जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ हमारे सीक्रेट सुनाने आया था। अर्थ अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो क्या वो सीक्रेट मैं हूँ? सासा ने उसे देखा और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी। अर्थ को ऐसा लगने लगा जैसे उसका सिर दर्द की वजह से फट जाएगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठ गया। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। एली ने सासा को देखा और बोली, वेल डन। सासा ने फर्श पर क्रिश के खून को देखा और बोली, वो मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकता है। मैंने कोडिंग उससे ही सीखा। इनफैक्ट उसके ही कोड्स का इस्तेमाल किया है। अर्थ के दिमाग में ये हमने भरा कि वो हम में से ही है, पर मुझे लगता है कि क्रिश ने बैकअप रखा होगा। जब मैंने उसके सिस्टम को हैक किया है, हैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और कोई सिक्योरिटी पासवर्ड भी नहीं था। उसके सिस्टम में अर्थ की कोई डेटा नहीं मिली। ये सुनकर एली और सोफिया उसे देखते रह गए। सासा बोली, वो अपने लैपटॉप को किसी को भी इतनी आसानी से हैक करने नहीं देता है। अगर कोई हैक करना भी चाहे तो उसे पता चल जाता था। इन सब चीज में वो बहुत माहिर था। सोफिया बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने जानबूझकर तुम्हें अपने सिस्टम में घुसने दिया? सासा बोली, हाँ, क्योंकि मैं बहुत आसानी से घुस चुकी थी। अर्थ भी तो बहुत आसानी से हमारे कंट्रोल में आ गया। उसके लैपटॉप में कोई डेटा ही नहीं था। उसने सब क्लियर कर रखा था। एली बोली, उसने जो भी किया हो अब वो मर चुका है। हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को अब दुनिया के सामने भी तो लाना है। अब वो दिन दूर नहीं जब सब हमसे एक्सपेरिमेंट को मुंह मांगी कीमत में खरीदेंगे। जानते हो, दुनिया में हर कोई ताकतवर बनना चाहता है और वो इसे खरीदेंगे। सोफिया बोली, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता है कि सिर्फ अर्थ अकेला है जिस पर ये एक्सपेरिमेंट सही से हो पाया है, जबकि बाकी सबने अपना दम तोड़ दिया था या फिर इन्फेक्टेड हो गए थे। हमने एक तरह से एक बायोलॉजिकल वेपन्स बनाया है जो हर कोई नहीं बन सकता। अगर गलती से कोई इन्फेक्टेड हो गया और कुछ हो गया तो सबको पता चल जाएगा। हर कोई तो अर्थ के जैसे नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात, वो इंसान मर गया तो? एली उसे देखते हुए बोली, वो सिर्फ हमें पता है कि इससे लोग इन्फेक्टेड होंगे। हो सकता है वो आदमखोर भी बन जाए और मर भी जाए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान एक इमोर्टल लाइफ चाहता है। बदले में हमारा फायदा होगा, हमें पैसे मिलेंगे, हमारे पास पावर होगी। जो काम हम दुनिया से छिप कर रहे हैं वो करने की इजाजत खुद गवर्नमेंट देगी। बिकॉज ये तो किसी आविष्कार से कम नहीं है। सोचो, सारी दुनिया एक्सपेरिमेंट को खरीदेगी। हमारा कितना फायदा होगा? हम भगवान बन जाएंगे। सोचो, हम लोगों के लिए भगवान बन जाएंगे। सोफिया बोली, हम नहीं, सिर्फ वो। अपने शब्दों को सुधार लो। एली ने उसे घूर कर देखा। बॉडीगार्ड्स अर्थ को लेकर चले गए। अभी को होश आया, वो उठकर बैठ गई। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे कयामत पर पड़ी जो सेब खा रहा था। अंकिता बोली, कैसा फील हो रहा है? अभी बोली, ठीक हूँ। अभी कयामत को देखकर बोली, ये आगमन बोला, मजबूरी में साथ दे रहा है। अभी उसे घूर कर देखने लगी। कयामत बोला, ऐसे घूरो मत, तुम्हारे हस्बैंड ने एंटीडोट बनाया है जिसे उसने सीधे मुझ पर ही ट्रायल किया। अभी बोली, अच्छी बात है। कयामत बोला, खाक अच्छी बात है, साइड इफेक्ट हो गया है। कयामत अर्थ को कोसते हुए बोला, मुझे एंटीडोट देने से पहले कम से कम उसका इंस्पेक्शन तो कर लेता, लेकिन नहीं, उसे तो मुझ पर ही इंस्पेक्शन करना था। मेरी मॉम को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने भी मुझे अर्थ को बचाने के लिए ही पैदा किया। उन्हें हमेशा से अर्थ की परवाह रहती है। ये सुनकर सब लोग उसे ही देखने लगे। कयामत अपनी भड़ास निकालते हुए बोला, इसलिए मुझे वो दोनों भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ वो ओमकार सिंह। सारी मुसीबत की जड़ वही है। अगर वो नहीं होते तो ना अर्थ मयंक गुप्ता की लैब में पहुंचता, ना उसके साथ ये सब कुछ होता, और ना मुझे सिर्फ अर्थ को बचाने के लिए पैदा किया जाता, ना मैं उन दोनों भाइयों के जान का प्यासा होता। ये सुनकर एलेक्स बोला, मतलब? कयामत बोला, किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सबको अर्थ की फिक्र है। कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी मॉम ने हमेशा से मुझे कंट्रोल किया, एक एक्सेप्शन बन के रह गया था। उन्हें बस अपने बेटे अर्थ को बचाना था और मुझे अर्थ की जगह लेनी थी। मुझे अच्छे से पता था मेरे डैड यानी मिस्टर रॉय उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उनके प्लान्स को फेल कर रहे थे। और मुझे अर्थ और अहम दोनों से नफरत है। दोनों की वजह से मैं एक्सेप्शन बनकर रह गया हूँ। सोचा था अहम और अर्थ दोनों को जान से मार डालूंगा। अहम को मरवाया भी था पर वो बच गया। मुझे हमेशा से कंट्रोल किया जाता था। डैड की बात मानकर मैं खुद उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गया, पर अर्थ की तरह बन नहीं पाया, उल्टे इन्फेक्टेड हो गया। अंकिता बोली, तो तुम्हें क्या जरूरत थी कुएं में कूदने की? अब किसी ना किसी पर तो एंटीडोट का इंस्पेक्शन करना ही था। अब उसे तुमसे अच्छा कैंडिडेट मिला ही नहीं होगा। कयामत ने अंकिता को घूर कर देखा जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अभी बोली, इतनी छोटी सी बात के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? कयामत अभी को घूरते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे हमेशा से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है।
मेरे बाप ने मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए फोर्स किया, और मॉम, उन्होंने तो मुझे अपने प्यारे बेटे अर्थ के लिए ही पैदा किया था। अहम को तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। एक्सीडेंट करवाने के बावजूद मैंने ही उसे बचाया था। अभी बोली, क्या तुम्हें पता है अर्थ कहाँ है? कयामत बोला, मुझे क्या पता कहाँ है। वैसे भी मानव ने सिर्फ इतना ही बताया था कि वो लोग उसे लेकर चले गए। वैसे तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। इनफैक्ट पूरी सिंह फैमिली परेशान है। ये सुनकर रवि अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। वही बॉडीगार्ड्स क्रिश को कब्रिस्तान में ले गए थे। रात का वक्त था। उन्होंने उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदा, फिर उसकी बॉडी लाने के लिए गाड़ी के पास गए। एक ने डिक्की ओपन किया, अंदर क्रिश की बॉडी नहीं थी। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो दूसरे गार्ड्स के फॉरहेड पर बुलेट लगी थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे पलटकर देखा, क्रिश पीछे गन पकड़कर खड़ा था। उसके चेहरे पर लगा खून सूख चुका था। वो गार्ड कुछ कर पाता उससे पहले उसने उसके सीने में गोली मार दी। वो गार्ड अपने सीने को देखने लगा और गिर गया। क्रिश ने गन को अपनी कमर के पीछे लगाया और बारी बारी से दोनों गार्ड्स की बॉडी को ले जाकर उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी डालकर दफना दिया। और उसने अपने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाला और देखते हुए बोला, सासा, तुम अभी भी कच्ची हो। कुछ ही देर में वो एक घर के अंदर था। वो बाथरूम में मिरर में खुद को देख रहा था। फिर उसने अपने चेहरे से खींचकर अपनी नकली स्किन को निकालने लगा। कुछ ही देर में उसका असली चेहरा सामने था। वो एक फॉरेनर था। उसने अपने चेहरे को साफ किया और अपना फर्स्ट एड करने लगा। क्रिश अपना फर्स्ट एड करने के बाद खाना ऑर्डर करता है और कबर्ड का डोर ओपन किया और उसके लॉकर को ओपन किया और वहां से सेम वैसा ही ब्रीफकेस निकाला जैसा मयंक गुप्ता के घर में था। उसने जल्दी से उसका पासवर्ड एंटर किया, जैसे उसे पता हो उसका पासवर्ड क्या है। उसके पासवर्ड एंटर करते ही ब्रीफकेस खुल गया। अंदर एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, ये मेरे डैड की बेगुनाही का सबूत है। भले ही मेरे डैड अब जिंदा नहीं है, लेकिन कोई उन्हें इसके बाद मॉन्स्टर नहीं कहेगा। उन्होंने मयंक गुप्ता के एक्सपेरिमेंट में साथ अच्छे के लिए दिया था। उन्हें फंसाया गया। सबने उन्हें धोखा दिया। सोफिया, तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों के पास जो ब्रीफकेस है वो असली है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे कब का चेंज करवा दिया था। मुझे अच्छे से पता था अगर वो तुम लोगों के हाथ लग गया तो मेरी आखिरी उम्मीद, वो सबूत जो ये साबित कर सकता है कि मेरे डैड को इन सब में फंसाया गया था, उसे तुम लोग खत्म कर देते, क्योंकि वो तुम लोगों को दुनिया के सामने ला पटकती। लेकिन अब मैं सब कुछ तुम लोगों से वापस लूंगा। जो मेरे डैड का था, चाहे वो कंपनी हो चाहे लैब, जिसमें अब भी पूरे दुनिया से छिपकर इल्लीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मेरे डैड ने ये सब अपने फायदे और पैसे के लिए नहीं किया था। वो लोगों का भला चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे डैड को फंसा दिया, मेरे डैड का नाम खराब कर दिया, उन्हें मॉन्स्टर बना दिया। तुम लोगों को क्या लगता है सासा तुम लोगों की कोई मदद करेगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे हर चीज नहीं सिखाई है। अगर उसने किसी और से भी सीखा होगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे पास मेरा बैकअप है। मेरे कोड्स इस्तेमाल करके मुझे हराने की सोच रही है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास अर्थ की सारी डेटा स्टोर है। उसे मैं सासा से ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर सकता हूँ। उसने कबर्ड के लॉकर से एक फोन निकाला और ऑन किया और कुछ टाइप करने लगा। सिंह मेंशन में। सब अभी को हैरान होकर देख रहे थे। साक्षी जी बोली, ये सब किसने किया? कयामत फटाक से बोला, रायमा ने। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। अमर्त्य अभी को घूर कर देख रहा था। वो बोला, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अभी बोली, हाँ। उसका उसके भाई के साथ ऐसा ठंडा रिएक्शन देख किसी को समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे भाई बहन थे जिनका एक दूसरे के लिए ऐसा ठंडा रिएक्शन था? कुछ ही देर में अमर्त्य और अभी गार्डन में थे। दोनों चुपचाप थे। चुप्पी तोड़ते हुए अमर्त्य बोला, वो अर्थ नहीं है ना? उसकी बात सुनकर अभी को कोई हैरानी नहीं हुई। उसका भाई कोई बेवकूफ नहीं था। कृपा अरण्य प्रजापति का बेटा था। बड़े बड़े डील क्रैक किए थे। बड़ी पारखी नजर थी। अभी बोली, अमर्त्य बोला, तुमने कहा था ज्यादा बड़ा मिशन नहीं है। यहाँ तो उसका डुप्लीकेट भी है। तुमने कहा था बस मिनिस्टर को जेल पहुंचाना है। फिर ये क्या है? यहाँ शादी करके बैठी हो? अभी बोली, हाँ। अमर्त्य अब चिढ़ गया और बोला, अब ये मत कहना मिशन के लिए शादी की है। अभी बोली, हाँ। अमर्त्य बिफरते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति मतलब अर्थ को खोजकर खत्म कर दिया जाएगा? ये सुनकर अभी की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, तुम्हें कैसे पता? अमर्त्य बोला, वो मिस्टर सिंह और उनके छोटे भाई की बात मैंने सुन ली। उन्हें उसे मारना पड़ेगा। उन्होंने अपने आदमी भेज दिए हैं खोजने के लिए। अभी को कोई हैरानी नहीं हुई। मिस्टर ओमकार ने नया तरीका निकाला था अपनी गलती को छिपाने का। आखिर अर्थ की इस हालत के आधे जिम्मेदार वो भी थे। अमर्त्य ने अभी के चेहरे को देखा। उसकी बहन का चेहरा हमेशा से बिना भाव के था। वो बोला, तुम उसे चाहती हो? अभी ने जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा सवाल किया, 5 महीने से तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था। टेंशन हो रही थी कहीं मिशन के भेंट तो नहीं चढ़ गई। यहाँ तो तुम्हारा पति कोहिनूर हीरा बना हुआ है, कोई उसे उड़ा ले गया। अभी बोली, गलती से एक घटिया एक्सपेरिमेंट की बलि चढ़ गया है, उसी का नतीजा है। अमर्त्य बोला, वही एक्सपेरिमेंट ना जिसके लिए मयंक गुप्ता को अरेस्ट किया गया था? अभी बोली, हाँ। वो हंस पड़ा और बोला, ओह, तो तुम्हारा पति जानवर भी है? अभी ने उसे घूर कर देखा। अमर्त्य बोला, डीएनए है ना? तो कहा, तुम उसके साथ कैसे रहती हो? मतलब किसी दिन जानवर बन गया तो? अभी बोली, ह्यूमन से एनिमल में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। उसके अंदर कुछ ही सिस्टम आए हैं जो ठीक किया जा सकता है, एंटीडोट देकर। अमर्त्य बोला, एंटीडोट कौन बनाएगा? अभी बोली, मयंक गुप्ता।
ये सुनकर अमर्त्य चौंक गया। वो घर में अकेला था जिसे अभी के काम के बारे में पता था। वो चौंकते हुए बोला, वो क्यों करेगा, उसने ही तो उसे बनाया है। अभी बोली, तो एंटीडोट भी बनाया ही होगा ना, वो बैकअप लेकर रखने वाला इंसान था। ये सुनकर अमर्त्य ने अभी को देखा और बोला, मयंक गुप्ता कहाँ है, पता लगा लिया है। अभी बोली, अमर्त्य ने सवाल किया, और तुम्हारा पति? अभी जवाब देते हुए बोली, एलेक्स ने बताया है कि एक मेल आया है जिसमें अर्थ की करंट लोकेशन गोवा है, वो गोवा में है। मेल भेजने वाले के बारे में एलेक्स पता लगा रहा है। अमर्त्य बोला, कोई जाल भी तो हो सकता है। अभी बोली, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अमर्त्य बोला, तुमने सोच लिया है ना तुम्हें उसके साथ रहना है। अभी ने उसे एक कोल्ड लुक दिया। वो बोली, मेरी शादी की बात सुनकर मॉम को सबसे ज्यादा खुशी होगी। अमर्त्य बोला, अगर पता चला ना कि एक लैब के नमूने से हुआ है, गुस्सा उससे ज्यादा आएगा। उसकी नजर बालकनी पर पड़ी जहां से ओमकार जी दोनों को देख रहे थे। उसने अभी को इशारा किया। अभी बोली, वो एजेंट रह चुके हैं, लिप रीडिंग कर ली होगी। वो उठकर अंदर चली गई। ओमकार जी बोले, अर्थ को ये कभी पता नहीं चलने दे सकता कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सबसे ज्यादा मैं हूं। कभी नहीं, वो बौखला जाएगा। कोसी जी अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज सुनाई थी। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा जहां कयामत दरवाजे से टेक लगाकर अपने हाथ सीने पर बांधकर खड़ा था। उसे देखकर कोसी जी की आंखें बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोली, तुम? कयामत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं, और कौन? वैसे आप बड़ी परेशान लग रही हैं। चलो मैं आपकी परेशानी कम कर देता हूँ। आपकी जो बिटिया रानी है ना, राइमा, बेचारी ने गलत लड़की से पंगा ले लिया और ऊपर का टिकट कटा लिया। ये सुनकर कोसी जी बर्फ की तरह जम गई। कयामत बोला, ऊपर का टिकट समझ आ रहा है ना आपको? वो अब मर चुकी है, इसलिए उसकी टेंशन लेना बंद करिए। ये सुनते ही कोसी जी की आंखें भर आई। वो दांत पीसते हुए बोली, तुमने उसे मार डाला, तुमने? कयामत मुंह बनाते हुए बोला, मैंने तो बस ब्लास्ट किया है, वैसे मारने का क्रेडिट किसी और को दीजिए। मुझे बस जलाने का क्रेडिट दे सकती है। मरने के बाद जलाया जाता है ना, मैंने वही किया है, ब्लास्ट कर दिया और सब जला दिया। कोसी जी गुस्से में चिल्लाई, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार डालूंगी। वो उसकी तरफ बढ़ी लेकिन उससे पहले कयामत ने अपनी गन निकालकर उस पर तान दी और बोला, उससे पहले मैं तुम्हारी खोपड़ी न उड़ा दूं। आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा अपना मुंह बंद रखिए, वरना बोलने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। इसलिए ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर एक झूठ जरूर बोल सकती है कि वो डर कर भाग गई क्योंकि उसे अर्थ के हाथों मरना नहीं था। कोसी जी गुस्से में फुफकारते हुए बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। कयामत एक लुक देकर वहां से निकल गया। लिविंग रूम में सिया जी बोली, आव्या की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी चोटें आई हैं, कुछ दिनों बाद घर ले जा सकते हैं। अमर्त्य अच्छे भाई की तरह सीरियस होकर बोला, देखिए ये मॉम का ऑर्डर है, अभी को मेरे साथ देहरादून चलना पड़ेगा। उसने गलती ऐसी की है कि इसलिए उसे खुद सबको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। डोंट वरी, अर्थ भी साथ में चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके बेटे को जान से मारने वाले नहीं है, सही सलामत वापस आ जाएंगे। ओमकार जी अभी के चेहरे को देखने लगे जो बिल्कुल शांत था। दादी माँ बोली, ठीक है, मेरे ख्याल से उसे जाना चाहिए। वही अच्युतन हैरान होकर देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ देर बाद ओमकार जी के स्टडी रूम में अभी उनके सामने खड़ी थी। ओमकार जी बोले, तुम उसे वापस लाने जा रही हो? अभी ने सीधा जवाब दिया, हाँ, आखिर आप इसलिए तो मुझे लेकर आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी डिसीजन बदल देंगे। आपने उसे मारने के लिए लोग भेजे, आप चाहते क्या हैं? ओमकार जी बोले, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो अब उन लोगों के हाथ लग गया है और अधीजे जो उस पर रिसर्च कर रहा था उसने मुझे रिपोर्ट्स दी है। उसके अंदर तेजी से बदलाव हो रहे हैं, वो पहले जैसा नहीं रहेगा, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एंटीडोट भी किसी काम का नहीं होगा। अभी बोली, अगर आपने वो एंटीडोट पहले दे दिया होता तो वो ठीक होता, क्योंकि मयंक गुप्ता ने एक एंटीडोट भी तैयार किया था, है ना? ये सुनकर ओमकार जी के चेहरे के रंग उड़ गए। अचानक से उनकी आंखों के सामने एक सीन घूम गया जिसमें उन्होंने एक शीशी जिसमें एक लिक्विड था उसे कुछ देर देखा, फिर सामने बेड पर लेटे 5 साल के अर्थ को फिर उन्होंने उस शीशी को फर्श पर पटक दिया और वो टूटकर चकनाचूर हो गया। अभी उनके चेहरे के उड़े हुए रंग देखने लगी और बोली, ये मुझे कैसे पता? ये मुझे आपके भाई यानी कि कुणाल सिंह ने बताया है, इसलिए तो वो आपसे इतनी नफरत करता है। आप जानते थे ना वो जिंदा है, पर आपने भी मुझे ये बात नहीं बताई थी, पर मैंने पता लगा लिया। आपको वो एंटीडोट वेस्ट नहीं करना चाहिए था। ओमकार जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन अभी ने उन्हें कहने का कोई मौका नहीं दिया और वो वहां से निकल गई। उसने सोच लिया था इसके बाद वो अपना ये काम छोड़ देगी। कुछ ही देर में अमर्त्य और अच्युतन दोनों तैयार होकर नीचे आए। निधि चुपके चुपके अमर्त्य को देख रही थी। अमर्त्य ने सबको देखकर जाने की इजाजत मांगी। अभी भी नीचे आ गई और कयामत भी आ गया। अच्युतन अविका को देखे जा रहा था जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अच्युतन मुंह बनाते हुए बोला, उदास कुमारी अपने ख्यालों में खोई रहती है, हम लोगों को बाई तो करना चाहिए। फिर वो लोग वहां से निकल गए। कुछ घंटे बाद अमर्त्य की कार एयरपोर्ट के बाहर रुकी और वो बाहर निकलकर आए कयामत और अभी दूसरी तरफ जाने लगे। अच्युतन बोला, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अमर्त्य बोला, वो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर अच्युतन हैरान रह गया और बोला, मतलब? फिर आपने वहां पर क्यों कहा कि वो हम लोगों के साथ देहरादून आ रहे हैं?
अमर्त्य शांत आवाज में बोला, मेरा मन किया इसीलिए मैंने बोल दिया, पर वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। अच्युतन जल्दी से बोला, फिर वो दोनों जा कहाँ रहे हैं? अमर्त्य उसे खींचकर अंदर ले जाते हुए बोला, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, चलो तुम्हारी खातिरदारी करवानी तो बनती है। वो उसे अंदर लेकर चला गया। कुछ ही दूर पर एलेक्स, उत्साह, आगमन, अंकिता और नितिन उसका वेट कर रहे थे। अभी एलेक्स से बोली, कंफर्म है ना गोवा में ही है? एलेक्स बोला, जिसने हमें इन्फॉर्मेशन भेजी है वो हमसे मिलना चाहता है। मैंने एक मीटिंग फिक्स की है, उसे कुछ बताना है हमें। वैसे उसने मेरा सिस्टम हैक कर लिया था, अगर वो हमारा साथ देता है तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी ने कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग भी एयरपोर्ट के अंदर चले गए। कुछ ही घंटों में वो गोवा एयरपोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने वहां से कैब बुक की और होटल के लिए निकल गए। सीक्रेट लैब। अर्थ को होश आ गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि सामने कोई बैठा है। उसने सिर उठाकर देखा, सामने आव्या मल्होत्रा खड़ी थी, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अर्थ उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। एली वहां आते हुए बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है आव्या। ये सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई। वो आव्या मल्होत्रा को सिर से पांव तक देखने लगा। एली बोली, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना? बट तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो। अर्थ ने कुछ नहीं कहा। आव्या मल्होत्रा अचानक से उसके गले लग गई और बोली, आई मिस यू सो मच बेबी। अर्थ को उसे गले लगने से घुटन होने लगी थी। उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, जिसकी वजह से वो फर्श पर जोर से गिर पड़ी। उसकी इस हरकत से एली चौंक गई। वही आव्या मल्होत्रा दर्द से करहा उठी। वो उठते हुए बोली, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एली बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ऐसे धक्का क्यों दिया? अर्थ आव्या को घूरते हुए बोला, इसके पास से नेगेटिव वाइब्स आ रही है और ये मेरी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड होगी। ये मेरी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। हो सकता है तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी भी तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एली ने आव्या को वहां से जाने का इशारा किया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, वो था अंतरा, क्योंकि अंतरा उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसका सबूत भी था। अर्थ ने उसे देखा और बोला, अब क्या हुआ? एली बोली, यू आर राइट, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोई और है। ये सुनकर अर्थ ने उसे सवालिया नजरों से देखा। एली बोली, वो तो बस एक टेस्ट था। 2 दिन बाद तुम उससे होटल हयात में मिलोगे। वहाँ एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है। अर्थ बोला, होटल हयात? होटल हयात। कयामत अपने रूम के कार्ड को देखकर बोला, हम सब अलग अलग रूम में नहीं रहने वाले। आगमन बोला, सारे रूम बुक्ड हैं। 2 दिन बाद एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है और तुम पर भी तो नजर रखना है। अभी और अंकिता अपने रूम को अनलॉक करके अंदर चली गई। अंकिता बोली, तुम्हें क्या लगता है वो जो भी है वो हमारी हेल्प क्यों करना चाहता होगा? अभी पर्दे हटाकर बोली, बिना फायदे के वो हेल्प नहीं करेगा और ये भी हो सकता है कि वो कोई गेम प्लान कर रहा हो। अंकिता उसके चेहरे को देखने लगी और बोली, उसे मिस कर रही हो? अभी बोली, बिल्कुल भी नहीं। अंकिता बोली, मतलब पक्का मिस कर रही हूँ। उसके साथ रहते रहते आदत हो गई है तुम्हें और शायद प्यार भी। अभी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे इसके बाद मैंने सब छोड़ने का सोचा है। अंकिता ये सुनकर चौंकते हुए बोली, हाँ बट? अभी बोली, हाँ। अंकिता बोली, उसके साथ रहने के लिए? अभी ग्लास विंडो से बाहर देख रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात को अभी के होटल रूम में दोनों डिनर करके बिस्तर पर लेट गई थी, पर अभी को नींद नहीं आ रही थी। अंकिता उसे जागते हुए देखकर बोली, तुम सीधे सीधे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? तुम उसे मिस कर रही हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर अभी बोली, तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। प्यार का पता नहीं, बस उसकी बहुत याद आ रही है। कुछ खाली खाली सा फील हो रहा है। जब था तो बस फेविकॉल की तरह चिपकता रहता था। उस पर तो मेरी धमकी का कोई असर ही नहीं होता था। बहुत मोटी चमड़ी का था। ये सुनकर अंकिता हंसते हुए बोली, चलो कोई तो मिला, वरना हम सबको तो लगा था तुम जिंदगी भर कुंवारी रहने वाली हो। वैसे वो तुम्हारे साथ बिल्कुल किसी छोटे से पप्पी की तरह बिहेव करता है ना? अभी बोली, पप्पी? अंकिता सही तो कह रही थी। अर्थ बिल्कुल किसी पप्पी की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता था। बस उसे चिपकने का बहाना चाहिए रहता था। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। शायद अंकिता सही कह रही है, वो उसे पसंद करने लगी थी। अंकिता बोली, तुम सब छोड़ने वाली हो ना? एक काम करना, उसके बाद किसी खूबसूरत जगह हनीमून मनाने के लिए चले जाना। ये सुनकर अभी चौंक कर अंकिता को देखने लगी। फिर कहा, तुम्हारे दिमाग में ये सब कैसे आया? अच्छा तो मैडम आजकल मेरे हस्बैंड के पर्सनल असिस्टेंट का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही है। तुम भी एक काम क्यों नहीं करती, उससे शादी कर लो। वो तो कब से तुमसे शादी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसके बाद तुम लोग अच्छी सी जगह पर हनीमून के लिए चले जाना। उसके बाद गुड न्यूज भी सुना सकती हो। अंकिता ये सुनकर एकदम से हैरान हो गई और उठकर बैठ गई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने अभी को ऐसी बातें करते हुए सुना था। वो बोली, क्या तुमने अभी जो कहा, क्या मैंने कुछ गलत सुना? अभी भी उठकर बैठ गई और अपना सिर क्राउन से टिका लिया और उसे देखते हुए बोली, कुछ भी गलत नहीं सुना, मैंने ही कहा। अंकिता बोली, मुझे तो लगता था तुम सिर्फ सीरियस बातें ही कर सकती हो। मुझे तो अब अर्थ को एक लंबा चौड़ा थैंक यू नोट लिख कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कम से कम तुमने कुछ अच्छी बात तो की। ये सुनकर अभी बोली, थैंक यू नोट? वो भी उसे क्यों? मैंने अच्छे से बात की, उसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। अंकिता हंसते हुए बोली,
इससे पहले तुमने कभी ऐसे बातें नहीं की हैं। वैसे गुड न्यूज से याद आया, वो तो तुम भी दे सकती हो। ये सुनकर अभी का चेहरा फीका पड़ गया। अंकिता को भी रियलाइज हुआ कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। वो बोली, सॉरी यार, पर डॉक्टर ने कहा था कि चांसेस है तुम कंसीव कर सकती हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। पर अभी बीच में ही पलटते हुए बोली, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो वापस लेट गई और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अंकिता बोली, साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, अगर तुम चाहो तो सब पॉसिबल है। तुम्हारे खुद के भी कंसीव करने के चांसेस है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। अभी ने बिना देखे उसका सिर पकड़कर उसे लिटाते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप सो जाओ, कल उस आदमी के साथ मीटिंग है। अंकिता बोली, यार मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। अभी बोली, गुड नाइट। उसने लैम्प बंद कर दिया। अंकिता भी उसे गुड नाइट विश करके सो गई। सीक्रेट लैब। अर्थ को एक रूम दिया गया जहाँ उसकी जरूरत की सारी चीजें थी। वो इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेड के एक साइड में लेटा हुआ था और अपनी बगल को घूर कर देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे बेड खाली खाली लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो तो कभी अकेले सोया ही नहीं हो। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सिर में तेज दर्द होना शुरू हो गया। वो उठकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। उसे कैमरे की निगरानी में रखा गया था। अर्थ बेहोश होकर गिर पड़ा। होटल हयात, अभी का होटल रूम। अभी की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर बालकनी की तरफ चली गई और ऊपर आसमान को देखने लगी। उसकी आंखों के सामने एक सीन घूम रहा था जहां डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स बता रही थी। मिशन के दौरान उनके 2 टीम मेंबर मारे गए और वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी और 3 महीने तक हॉस्पिटल में रही थी। उसकी बॉडी में इंटरनल इंजर्ड भी हुआ था। साथ में उसे पता चला था कि शायद ही वो फ्यूचर में कंसीव कर पाएगी। अभी ने तब इस बात पर कोई खास रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन आज जब अंकिता ने कहा तो उसे फर्क पड़ रहा था। अर्थ को बच्चा चाहिए था जो शायद ही वो उसे दे सकती थी। उसने कभी भी फैमिली के बारे में नहीं सोचा था, ना ही शादी के बारे में सोचा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन एक डिसीजन लिया। उसे बस अर्थ को वापस लेकर आना था। उसके लिए उसे क्रिश से मिलना था, पर अभी पूरी रात बाकी थी सुबह होने में। बहुत वक्त था। सुबह होटल हयात के कमरे में सब क्रिश को घूर रहे थे, क्योंकि वो एक फॉरेनर था, भले ही वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता था। आगमन बोला, क्या बताना चाहते हो? क्रिश बोला, हेलो, मैं क्रिश अब्रॉस स्विट्जरलैंड से हूँ। नितिन बीच में ही बोला, हमको तुम्हारे नाम और देश से मतलब नहीं है, मुद्दे पर आओ। क्रिश बोला, मेरे डैड रेमन अब्रॉस ने मयंक गुप्ता को एक एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे और हर जरूरत की चीजें दी थी। अभी बोली, ओह, तो वो विदेशी तुम्हारा बाप था। क्रिश बोला, बट मेरे डैड ने गलत इरादे के साथ हेल्प नहीं की थी। उन्हें तो उनके ही पार्टनर्स ने धोखा दिया और उन्हें फंसा दिया, उन्हें जेल भिजवा दिया। कंपनी भी छीन ली और इंडिया में मयंक गुप्ता भी जेल चला गया। कोई भी उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सके। अभी बोली, वो लोग करना क्या चाहते हैं? क्रिश बोला, ये एक तरह की ह्यूमन बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना चाहते हैं, मतलब एक आर्मी बनाना चाहते हैं जो इंसान से ज्यादा ताकतवर हो, जिसे वो दुनिया को दिखाकर अमीर देशों के पास उन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। और ऐसा हुआ तो उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को करने की इजाजत मिल जाएगी और वो खुलेआम ये सब करेंगे, जिससे काफी लोग मरेंगे। ये एक्सपेरिमेंट लोगों की जान ले लेगी। जो इन्फेक्टेड होंगे वो पागल हो जाएंगे। एक तरह से एक बीमारी का जन्म होगा। ये सुनकर सब कयामत को देखने लगे। कयामत हड़बड़ा गया और बोला, मेरे अंदर कोई खतरनाक वायरस नहीं है जो ऐसे देख रहे हो। अभी बोली, अर्थ कहाँ है? क्रिश बोला, सीक्रेट लैब में, पर वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। 2 दिन बाद यहाँ पार्टी है जिसमें उसे भी लेकर आएंगे। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे।